वेलकम टू ऑल इंडियन टेस्ट सीरीज। दिस टेस्ट नंबर 5 ज्योग्राफी से रिलेटेड है। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विद द रेफरेंस टू द नॉर्थ स्टार कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नॉर्थ स्टार से रिलेटेड है ये। नॉर्थ स्टार क्या होता है? नॉर्थ स्टार एक स्टार होता है जो हमेशा नॉर्थ के डायरेक्शन में होता है, और ये हमें फ़ायदा करता है, ये हमें हेल्प करता है फाइंडिंग द डायरेक्शन कि कहाँ पे नॉर्थ है कहाँ पे साउथ है। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं। इट इज़ ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई दस हेल्प्स टू फाइंड डायरेक्शन। बिल्कुल सही है। इट इज़ लोकेटेड इन उर्सा मेजर कंस्टलेशंस। नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बच्चों ये। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो उर्सा माइनर कंटेन्स उर्सा माइनर है ना, उसके अंदर ये नॉर्थ स्टार होता है, ना कि उर्सा मेजर के अंदर होता है। पहली बात। अच्छा, उर्सा मेजर को एक और नाम और कहते हैं। अच्छा, ये एक तरह का डीप बिग, इसके अंदर क्या होता है कि इसमें ब्राइटेस्ट स्टार होते हैं इसके अंदर, इस उर्सा मेजर के अंदर। तो सेकंड हमारा गलत हो गया। सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निबुला हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय लाप्लास विच कंसिडर द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड आउट ऑफ द क्लाउड ऑफ द मटेरियल एसोसिएटेड विद द यूथफुल सन। कह रहे हैं निबुला हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो लैप्लास ने दिया था, उसने वो क्या कहता है कि जो प्लैनेट हैं वो उससे बने हैं क्लाउड्स ऑफ मटेरियल से। हाँ, बिल्कुल सही है, उसने ये बोला था। सेकंड है, अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग इन द बिगनिंग ऑल मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्टिंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस फ्रॉम द टेनी बॉल विद द एम्बिगुअसली स्मॉल वॉल्यूम। कह रहा है बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सारे मटेरियल जो यूनिवर्स में जो बने हैं वो छोटी बॉल से बने हैं जिनका स्मॉल वॉल्यूम होता है। सही है। लो टेम्परेचर, ये गलत है। हाई टेम्परेचर होना चाहिए ना, और लो डेंसिटी। अगर किसी का स्मॉल वॉल्यूम है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। जैसे एक बहुत छोटा सा कंचा है, वो छोटा हो गया, पर आप वो उसका साइज तो छोटा है पर वो भारी है ना, भारी का मतलब इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। इसकी वजह से सेकंड आंसर हमारा गलत हो गया। तो यहाँ पर स्मॉल वॉल्यूम सही है, हाई टेम्परेचर होना चाहिए था और हाई डेंसिटी होना चाहिए था। तो आंसर 1 तो सही है, सेकंड गलत हो गया। तो आंसर होगा इसका ये। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज कंसिडर द अर्थ ट्विन्स। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो अर्थ की तरह है? वीनस है। अच्छा, वीनस को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, और इसका साइज जो होता है अर्थ की तरह होता है, इसके वजह से हम इसको अर्थ ट्विन्स कहते हैं। ठीक है, सेकंड प्लैनेट है हमारा अर्थ का। दूसरी बात क्या है कि इसका लॉन्गेस्ट रोटेशनल पीरियड होता है, इसके पास कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं होती, और ये हमेशा रेट्रोग्रेटिव मोशन होता है। रेट्रोग्रेटिव मोशन क्या होता है कि हर चीज़ ना वेस्ट से ईस्ट जाती है, ये ईस्ट से वेस्ट जाता है, अपोजिट डायरेक्शन होती है इसकी। ठीक है, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पे। ट्रेडिशनली सब्सिस्टेंसी फार्मिंग यूटिलाइज लो लेवल टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेवल। देखो, सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है वो क्या होती है जो हम घर में करते हैं, जिसमें कम टेक्नोलॉजी लगती है, जो गाँव में होती है कि भाई हाथों से कटिंग कर लिया, हाथों से काट लिया, हाथों से बोरिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया। ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी वहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं होती। उसे कहते हैं हाउस होल्ड सोसाइटीज़। हाउस होल्ड सोसाइटीज फॉलोइंग द सब्सिस्टेंसी फार्मिंग। सब्सिस्टेंसी फार्मिंग का क्या होता है कि वो ना कमर्शियल के लिए नहीं उगाते, वो अपने लिए उगाते हैं। मतलब जो एक तरह का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, ना कि मतलब करते हैं बाहर उसको कमर्शलाइज करते हैं, पर इतना नहीं करते हैं। तो फर्स्ट हमारा सही हुआ। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज अ मेजॉरिटी प्रैक्टिस ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ द साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। देखो, ट्रॉपिकल नहीं, टेम्परेट होगा, टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट मतलब जहाँ पर ठंडे प्रदेश होते हैं। तो सेकंड हमारा गलत हो गया। इन मिक्स्ड फार्मिंग लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोविंग द क्रॉप्स एंड रियलिंग लाइवलीहुड। से सही है, तो 1 और 3 इसका आंसर होगा। इसका आंसर ऐसी है। क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेपट्टून, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, इनमें से इनर प्लैनेट कौन सा है? देखो, इनर प्लैनेट तुमने कोई सा भी नहीं। इनर प्लैनेट हमारे पास क्या होते हैं जो जैसे हमारे पास हो गया, पहले क्या है हमारा सन है, फिर है मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स। मार्स से पहले सारे जो प्लैनेट है वो इनर प्लैनेट है, और ये सॉलिड प्लैनेट होते हैं। और जबकि उसके बाद जो होते हैं वो बड़े प्लैनेट होते हैं, उसको हम आउटर प्लैनेट कहते हैं, और गैसेस प्लैनेट भी कहते हैं इनको। जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपट्टून हो गया, दिस आर आउटर प्लैनेट एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड गैस प्लैनेट। तो डी आंसर हो गया इसका, तो इसका नन हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। द बिल्डिंग स्ट्रेट सेपरेट द यूएस से रशिया। रशिया यूएस को सेपरेट करता है क्या? बिल्डिंग स्ट्रेट, बिल्कुल सही है। द कुक स्ट्रेट कम्स कनेक्टेड द साउथ पैसिफिक ओशियन एंड सी। तो इनको देखते हैं, इनका डायग्राम ये भी दोनों सही, 1 और 2 सही है। देखो आप ये देखो, इधर रशिया, इधर अलास्का, यूएस है, तो बीच में क्या है?
बिल्डिंग सी है तो बिल्डिंग स्ट्रेट हो गया, ये सही हो गया हमारा। सेकंड पढ़ते हैं, इधर हमारे पास पिक्टोन है, इधर हमें विलिंगटन है। अच्छा, इधर हमारा साउथ पैसिफिक, इधर हमारे पास सी है, तो बीच में क्या है, कुक स्ट्रेट है। और कुक स्ट्रेट जो है पिक्टोन और विलिंगटन दोनों को जोड़ता है। सही हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द जियोलॉजिकल पीरियड क्रेटेशियस, जुरासिका एंड ट्रेसिक बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल इरास। देखो इनमें से कौन से इरास को बिलोंग करते हैं, सारा आंसर्स का बी। देखो ये क्वेश्चन रटने वाले हैं, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको याद है तो कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स टू इन्फॉर्मेशन कंसिडर द डायरेक्शन सोर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्थ इंटीरियर्स। इनमें से कौन सा चीज़ें अर्थ की जो इंटीरियर है, जो कोर है, उसके बारे में जानकारी देते हैं। पहला है गोल्ड माइन इन साउथ अफ्रीका। सही बात है, क्योंकि गोल्ड माइन जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है, गोल्ड पाया जाता है। और गोल्ड बेसिकली ये माना जाता है कि जब अंदर का जो कोर होता है उसके अंदर जो आयरन होता है वो मेल्ट होता है। आयरन मेल्ट होने की वजह से क्या होता है कि जो दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, दिस इज कॉल्ड जोग्राफिक मेरिडियन एंड साउथ मेरिडियन। अलग दूसरा होता है मैग्नेटिक मेरिडियन, तो वो आपस शिफ्ट कर रहा है। अभी हमारे पास 33 जो एंगल है उसके बेस पे है, ये मूव करते रहता है। बेसिकली इन शॉर्ट ये है कि गोल्ड माइन इन साउथ अमेरिका गिवन द इन्फॉर्मेशन ऑफ द इंटीरियर ऑफ अर्थ। फर्स्ट सही हो गया। वोल्केनिक इरप्शन, सही बात है, वोल्केनिक इरप्शन होंगे तो पता चल जाएगा कि अंदर क्या हो रहा है, तो 1 and 2 सही है। मेट्रोइड्स एट द टाइम ऑफ द रीच ऑफ द अर्थ, तो मेट्रोइड्स ऊपर से आते हैं और जब आते हैं तो भी जल जाते हैं ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ द एयर। तो थर्ड का तो कोई रोल ही नहीं है, तो 1 and 2 आंसर होगा सिर्फ इसके, बी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। माउंट अकागवा इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ द अर्जेंटीना एंड पियागो, ये गलत है। माउंट अकागवा हमारा नॉर्थ और साउथ अकागोनिया के बीच में आता है, तो फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड है अट्टाकामा डेजर्ट इज लोकेटेड इन पेरू, बताओ कहाँ पर है अट्टाकामा। अट्टाकामा चिली के अंदर है, तो 1 and 2 दोनों गलत हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हमारे पास। विद द रिफरेंस ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स, अर्थक्वेक वेव इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ सकते हो आप इसको। पी वेव इज मोर फास्टर दैन द एस वेव, गलत है, एस वेव ज़्यादा फास्टर होते हैं पी वेव से। पी वेव ट्रेवल्स ओनली थ्रू द सॉलिड मीडियम, गलत है। वेर एज द सॉलिड एंड लिक्विड, इनको उल्टा कर दो, उल्टा दिया हुआ है। लॉन्ग वेव्स एंड रीलिंग वेव्स आर द बॉडी वेव्स एंड पी एन वेव्स आर सरफेस वेव्स, गलत है। तो 1 and 2 1 सही है, सेकंड एंड थर्ड गलत है। इसका मैं आंसर पूरा पढ़ के बताता हूँ आपको मैं। अर्थक्वेक आर बेसिकली दो तरह की वेव्स होती हैं अर्थक्वेक की, एक होती है बॉडी वेव, एक होती है सरफेस वेव। जो बॉडी वेव्स होती है जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ द एनर्जी एट द फोकस एंड मूविंग इन द ऑल डायरेक्शन ट्रेवलिंग द बॉडी ऑफ द अर्थ। जो हमारे पास बॉडी वेव होती है उसका सेंटर एक होता है और वहाँ से सारी एनर्जी निकलती है। दीज आर 2 टाइप ऑफ द बॉडी वेव्स। बॉडी वेव के 2 तरह के पार्ट होते हैं, एक होता है पी वेव, एक होता है एस वेव। जो पी वेव होती है ज़्यादा फास्ट होती हैं बजाय एस वेव के, और ज़्यादा ही तेज़ चलती हैं सरफेस पे। इसकी वजह से पी हमारा सही हुआ, सेकंड हमारा थर्ड हमारा गलत हो गया। पी वेव आर सिमिलरली टू द साउंड वेव, जो पी वेव है सिमिलरली साउंड वेव की तरह होती हैं। दे ट्रेवल्स थ्रू गैसेज, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल। और एस वेव जो होता है वो थोड़ा धीरे धीरे चलती हैं, सेकेंडरी वेव जिसे हम कहते हैं। और सेकेंडरी वेव इज कैन बी ट्रेवल्स ओनली द सॉलिड मटेरियल। इस हिसाब से आपका सेकंड हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन मैंने करा दिए। ज्योग्राफी स्टार्ट होगी, पढ़ना शुरू कर दो ताकि फिर आप उसको देख सको। क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव डिस्कस ऑलरेडी 1 to 4 टेस्ट। अच्छा, ये टेस्ट नंबर है हमारा जो 5 है, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है और जो फिजिकल ज्योग्राफी है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारे हो गए थे। 11 क्वेश्चन में चलते हैं। द साइज ऑफ द पैडलर ऑफ द एल्टीट्यूड डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। ये कह रहा है जो लैटीट्यूड जो होता है, जो लैटीट्यूड की पैडलर लाइन्स है हमारे पास, वो डिक्रीज़ होती हैं हमारे पास इक्वेटर से पोल की तरफ। तो सही बात है ना, इक्वेटर सबसे बड़ी लैटीट्यूड होती है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाओ फिर थोड़ा कम गोला बनेगा, फिर और कम गोला बनेगा, ऐसे करते करते पोल तक कम होते चले जाएगा। तो फर्स्ट हमारे पास सही है। ऑल मेरिडियंस आर इक्वल लेंथ। मेरिडियन क्या होती है, मान लिया एक नॉर्थ पोल है और नीचे एक साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से साउथ तक की एक लाइन घुमाओ तो सारी लाइन बराबर होंगी ना, जितनी भी चारों तरफ होंगी 360 एंगल पर अर्थ की, तो वो दोनों सही हो ना आंसर हमारे। तो 1 and 2 दोनों सही हो गए, आंसर इसका सी। जब आप क्वेश्चन नंबर 12 पे देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गोबी डेजर्ट इज लोकेटेड इन द चाइना एंड मंगोलिया। ये बिल्कुल सही है कि गोबी डेजर्ट तो है चाइना और मंगोलिया के अंदर में आता है। और एक है दरवाज़ा गैस कैटर इज लोकेटेड इन द काज़मकम डेजर्ट। ये गलत है, ये काज़मकम डेजर्ट में नहीं है। काज़मकम डेजर्ट जो है ना उज्बेकिस्तान के अंदर है। तो फर्स्ट हमारा सही है, सेकंड हमारा गलत है। जो दरवाज़ा गैस कैटर्ड है ये बेसिकली है हमारे पास, ये हमारे पास
कराकुम डेजर्ट के अंदर है, याद कर लो ये कहाँ पर है, कराकुम डेजर्ट में। इसको हम ना डोर टू हेल कहते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब ये मिला है यहाँ पर, ये कैस्पियन सी के पास में नेचुरल गैस का भंडार है। ठीक है, इसका नाम है दरवाज़ा गैस कोटेड गैस कैटर और डोर टू हेल कहते हैं इसको। और कहाँ पर है ये कराकुरम में है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्टिविटीज़ आर कंसिडर प्राइमरी एक्टिविटीज़। देखो प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जो स्टार्टिंग जैसे हमने आपने किसी चीज़ को एग्रीकल्चर करा तो वो प्राइमरी में आएगा। तब आप उसका यूज़ करोगे तो वो सेकेंडरी में आएगा। जैसे आपने कहीं गेहूँ उगाए, वीट उगाया तो प्राइमरी है। आपने इस गेहूँ से ब्रेड बनाया तो सेकेंडरी है। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखना है तो एग्रीकल्चर क्या है हमारे पास, सेकेंडरी है। फर्स्ट प्राइमरी है। फॉरेस्ट्री भी है, वो भी प्राइमरी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज़, अब इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन एकदम थोड़ी ना हो जाएगा, वो तो किसी ना किसी चीज़ को यूज़ करने के बाद वो सब्सटेंस बनेंगे जिसको आप यूज़ करोगे। तो 1 and 2 आंसर होगा ना इसका, तो आंसर है इसका भी। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। कालगोरिया एंड कोलगारिया एरिया ऑफ द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैज़ बीन द लार्ज डिपॉजिट ऑफ द ग्रेट आर्थेसाइट कोल्ड। ये गलत है, ये डायमंड के लिए मशहूर है पहली बात तो। ठीक है, ये वाला पार्ट। ऑस्ट्रेलिया इज अ मेजर, तो फर्स्ट तो गलत हो गया। ऑस्ट्रेलिया इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द बॉक्साइट इन द वर्ल्ड, सही है, ये तो सबको पता ही है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। लेक मार्कोबा इज नोन एज अ पेट्रोलियम प्रोडक्शन, ये भी सही है। तो 2 and 3 इसका आंसर सही हो गया। ठीक है, इसका आंसर हो गया बी। आप अगर 15 की बात करोगे तो रिक्टर स्केल इज यूज टू मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, गलत है ये। जो रिक्टर स्केल है मैग्नीट्यूड ज्ञात करता है, इट्स अ यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, ना कि इंटेंसिटी। अच्छा, मार्किया स्केल जो होता है, मार्किया स्केल इंटेंसिटी ज्ञात करता है। तो दोनों उल्टे लिखे हुए हैं, रिएक्टर का फंक्शन दिया हुआ है नीचे और माइकल स्केल का फंक्शन दिया हुआ ऊपर। तो 1 and 2 दोनों गलत हो गए। अच्छा, रेंज ऑफ इंटेंसिटी स्केल 1 से लेकर 10, गलत है। इंटेंसिटी 1 से 12 तक होती है, ना कि 10 तक होती है। तो 1, 2, 3 तीनों गलत हो गए, तो आंसर नन इसका। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस सपोर्टेड द कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट थ्योरी। जो कॉन्टिनेंट ड्राफ्ट थ्योरी का सपोर्ट करने के लिए 3 चीज़ दी गई हैं। जाओ सा फिट ऑफ द शोरनेस ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। देखो अगर आप ना अफ्रीका और साउथ अमेरिका को देखोगे, दोनों को मिलाओगे ना तो आपस में दोनों चिपक जाएंगे, मिल जाएंगे। इस तरह नक्शा है। अगर आप वर्ल्ड के नक्शे को देखोगे तो आप इनको मिलाओगे ना, सबको तो मिल जाएंगे। तो इससे मालूम क्या होता है कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका अलग अलग हो गए थे कुछ टाइम पहले, तो सही बात है ना ये। अच्छा, टीली डिपॉजिट सी, ये भी सही है। डिपॉजिट में क्या होता है कि जो ग्लेशियर है वो डिपॉजिट हुए हुए हैं, उससे कहते हैं। सही है, वो जब भी हुए होंगे जो कॉन्टिनेंट ड्राफ्ट हुआ होगा। एक है प्लेशियर डिपॉजिट, ये भी इसका आंसर। तो 1, 2, 3 तीनों आंसर सही हैं, तो आंसर इसका डी। चलो आगे मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, टिलिटर जो इज सेडिमेंटल रो फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ द ग्लेशियर, ठीक है ना। गोंडवाना सिस्टम ऑफ द सेडिमेंटर फ्रॉम द इंडिया नोन एज अ काउंटर पार्ट इन द 6 डिफरेंट लैंडमास ऑफ द साउथ हेमिस्फीयर, सही बात है। थर्ड पे चलते हैं। ये जो थर्ड है ये है डिपोजिशन ऑफ द गोल्ड इन गना कोस्ट एंड एब्सोल्युटली एब्सेंस ऑफ द सोर्स रॉक इन द रीजन। इट अमेजिंग फैक्ट हो यहाँ पे रहा है कि यहाँ पे जो गना का जो कोस्ट है, गना का, वहाँ पे गोल्ड का डिपोजिशन है, पर लेकिन जो सोर्स है वो नहीं है वहाँ पर। इससे मालूम पड़ा है कि ये जो पार्ट है कभी यहाँ से हट के धीरे धीरे होते होते कॉन्टिनेंट के थ्रिफ्ट से शिफ्ट हुआ है, ठीक है। और गोल्ड बेरिंग जो है वो कहाँ पाया जाता है, ब्राज़ील के अंदर। इसका मतलब ये पार्ट वहाँ चला गया, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 3 सही है, ठीक है। 17 पे चलते हैं हमारे पास। एडाट्रिया एंड डिजिबोटी शेयर द बाउंड्री ऑफ द रेड सी, सही है ये। और रिवर ऑपरेटर ड्रेन्स इनटू द गल्फ ऑफ ओमान, ये गलत है, ठीक है। अगर आप इसके बारे में देखोगे तो ये इस तरह से है, इस तरह से है। देर आर 6 टाइप ऑफ द कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, यमन, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया और डिजिबोटी बॉर्डरिंग टू द रेड सी। रेड सी से 6 कंट्रीज कनेक्टेड, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए, अच्छा, यूरोफ्रेटिस इज द लॉन्गेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल रिवर्स ऑफ द वेस्ट एशिया। ये क्या कह रहा था कि कहाँ की रिवर है, ये कह रहा था गल्फ ऑफ ओमान के अंदर है, तो गलत है ना, ये वेस्ट एशिया की है। अच्छा, 18 की तरफ चलते हैं बच्चों हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक रिवॉल्यूशन का भी मतलब पेट्रोल से होता रहा है, तो वहीं से आप निकाल सकते हो। इसका आंसर डी हो गया, पेट्रोलियम एंड इट डेरिवेटिव। अगर आपको ब्लैक रिवॉल्यूशन पता है तो आप इसका आंसर हो जाएगा। जैसे ब्लू रिवॉल्यूशन है, ब्लू रिवॉल्यूशन मतलब फिश का है ना, ऐसे, तो उसका आंसर डी हो गया 18 का। 19 की तरफ चलते हैं हमारे पास। ओशन क्रस्ट इज अ थिनर एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जो ओशन की जो क्रस्ट होती है वो थिनर होती है, जो थिनर होती है एज अ कॉन्टिनेंटल थ्रक, ये भी सही है। द लोअर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कोल्ड
एस्ट्रोनोस्फेयर गलत है, अपर पोर्शन होता है, अपर मेंटल का अपर पोर्शन को हम एस्ट्रोनोस्फेयर कहते हैं, तो गलत, सेकंड तो गलत हो गया। द क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड लिथोस्फेयर, ये भी सही है, तो 1 एंड 3 आंसर हुआ उसका। अच्छा, जैसे अब क्वेश्चन देखो आप, विद द रेफरेंस ऑफ द मास मूवमेंट, मास मूवमेंट के रेफरेंस से अगर देखो 3 पार्ट दिए गए हैं, दे ट्रांसफर द मास ऑफ द रॉक डेब्रिस फ्रॉम द स्लोप अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी, सही है। ग्रेविटी के अगर इन्फ्लुएंस में होगा तो स्लोप से हायर पार्ट से लोअर पार्ट से जाएगा, और वैसी भी थ्योरी है कि कोई भी चीज़ हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल जाती है, तो कह रहा है कि रॉक जो है, जो रॉक्स के डेब्रिस है, मतलब उसका पार्ट है, कण है, उसकी जो कूड़ा है वो स्लोप से गिरता है और अंडर द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, सही बात है। इसमें क्या है, वेदरिंग इज अ प्रिकॉशनरी फॉर द मास मूवमेंट, ये गलत है। मास मूवमेंट में वेदरिंग थोड़ी ना काम करता। वेदरिंग का मतलब क्या होता है कि रॉक्स का कटना, धीरे धीरे टूटना विद इंक्रीज टेम्परेचर एंड द वाटर, तो सेकंड तो गलत हो गया। मास मूवमेंट कैन बी स्लो, आइदर स्लो और रैपिड, सही बात है। मास मूवमेंट स्लो भी होता है, रैपिड होता है, अगर ज़्यादा स्लोप है तो रैपिड होगा और कम स्लोप है तो स्लो होगा, तो सही है। तो 20 का आंसर हो गया 1 एंड 3, ठीक है। अच्छा, जो ग्रेविटी एक्सर्ट इज फोर्ड ऑन द मैटर बोथ बेड रॉक एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द वेदरिंग, सो वेदरिंग इज अ नॉट प्रीक्वेसाइट, ठीक है जी। यहाँ तक मैंने आपको करा दिया। 20 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आप इनको याद करो, इनके डायग्राम इनको बना लो, आप लिख लो किसी कॉपी के ऊपर। अच्छा, मैं ये अभी आपको जो स्टैटिक क्वेश्चंस करा रहा हूँ यूपीपीसीएस के, बेसिकली वो यूपीएससी के आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसे इनमें कुछ पार्ट हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। अगर आप रोज़ 40-50 क्वेश्चन याद करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप मेरी बात मानो, अगर आपने 3 महीने तक, देखो अभी 31 मई को पेपर नहीं होगा, जुलाई में करीब होगा, तो मई जून जुलाई तक पहुँचेगा, तब तक मैं आपको हर रोज़ 40 क्वेश्चन करा दूंगा। आपको इतना याद हो जाएगा, आप उनको याद कर लो, लिख लो, मैं आपसे कह रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। Welcome to All India Answer Test Series 2020. We have discussed already 120 question. This is test number 5. क्वेश्चन नंबर 21 तक चलते हैं। थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटर एट द पोल, गलत है ये। ट्रोपोस्फेयर इक्वेटर पे ज़्यादा होती है बजाय पोल के। ट्रोपोस्फेयर की जो इक्वेटर पे 5 से लेकर 15 किलोमीटर तक होती है, ऊपर 5 किलोमीटर तक होती है, जिसकी वजह से फर्स्ट अमाउंट गलत है। रेडियो वेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय द आयनोस्फेयर, सही है। एक तो फैक्ट पता होना चाहिए आपको कि आयनोस्फेयर से मीजोस्फेयर्स के ऊपर 5 से लेकर 10 किलोमीटर तक के बीच में जो लेयर है उसे आयनोस्फेयर कहते हैं, उससे रेडियो वेव ट्रांसमिट होती है। मीजोस्फेयर कंटेन द ओजोन लेयर, ये गलत है। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर होती है, तो फर्स्ट एंड ओनली सिर्फ सेकंड सही हुआ, फर्स्ट एंड थर्ड गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पे। द फेमस माउंट ओलंपियाज, द फेमस माउंट ओलंपियाज आर सिचुएटेड इन ग्रीस, तो 22 का आंसर होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर इफेक्टेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, 23 का आंसर है कि कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन किससे इफेक्ट होती है। सोइल से होगी, अगर सोइल ज़्यादा अच्छी होगी तो वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। टोपोलॉजी सही है, अगर प्लेन होगा ज़्यादा होंगे, अगर उबड़ खाबड़ जगह होगी तो वहाँ पॉपुलेशन कम होगी। क्लाइमेट है, अगर ज़्यादा सर्दी है तो जब भी कम लोग रहेंगे, ज़्यादा गर्मी है तो जब भी कम लोग रहेंगे, अगर नॉर्मल और मॉडरेट टेम्परेचर इंडिया की तरह तो ज़्यादा लोग रहेंगे, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। तो 1 2 3 तीनों आंसर हो गए डी। 24 पे चलते हैं। शील्ड वोल्केनोज आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल वोल्केनोज ऑन द अर्थ बाय द एरिया, गलत है। शील्ड वैल्को नहीं है, शील्ड जो वोल्केनो जो है वो ज़्यादा नहीं है, बासाल्ट लावा ज़्यादा है, तो फर्स्ट तो गलत हो गया। शील्ड लावाज आर वेरी स्टेप इन नेचर, ये सही है, सॉरी गलत है ये। स्टेप नहीं होता क्योंकि जो शील्ड लावा होता है बहुत ज़्यादा गाढ़ा टाइप होता है, तो स्टीप नहीं होता, तो फर्स्ट एंड सेकंड गलत हो गए। हवाया वोल्केनो आज एग्जाम्पल होता है, शील्ड वोल्केनो सही है, थर्ड आंसर सही है, इफेक्ट है। 23 का आंसर हो गया, 24 का आंसर हो गया सी। What is the reason for attributing the frequently landslides and debris avalanche in हिमालय रीजन। हिमालय रीजन के अंदर स्लाइडिंग ज़्यादा होती है, क्यों होती है? क्योंकि देखो हिमालय है ना वो यंग है, और दूसरी बात है टेक्टोनिकल के साथ में ये एक तरह का अनस्टेबल है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादातर लैंडस्लाइड होता रहता है। तो पढ़ते हैं आंसर, हिमालय टेक्टोनिकल स्टेबल गलत है, मैंने बताया आपको अनस्टेबल है। दे आर मोस्टली मेड ऑफ द सेडिमेंटल रॉक, सही है। हमारा जो हिमालय है सेडिमेंटल रॉक से ज़्यादा बना हुआ है। थर्ड हमारे पास क्या है, स्टीपर स्लोप भी है हमारा, तो सेकंड एंड थर्ड आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा
कह रहा है इनमें से कौन से हमारे यंग फोल्ड माउंटेन है। देखो अरावली जो है, देखो जो एक ना पीरियड है उसका नाम है टर्सरी पीरियड। उससे पहले पहले जो भी माउंटेन बने वो हमारे हो गए ओल्ड, और उसके बाद जो बने वो हो गए हमारे पास यंग। तो उससे पहले जो बने अरावली पहले बना था, अपाची में पहले बना था, रॉकीज़ और एंडीज ये बाद में बने हैं, रॉकीज़ और एंडीज बाद में बने हैं। तो ये हमारे यंग हो गए। तो जैसे 3 और 4 हमारे यंग हो गए। तो 2 तरह की याद कर लो आप। जो हमारे ओल्ड माउंटेन्स आर फोल्ड माउंटेन दैट इज हैड बीन ओरिजिन बिफोर द टर्शरी पीरियड। इस एग्जाम्पल है अरावली, ओरल माउंटेन और अपाचलन। याद कर लो, ये अच्छी तरह, बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग माउंटेन हमारे टर्शरी के बाद बनते हैं, एंडीज, हिमालय, रॉकीज़ और अल्प्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 के ऊपर। द स्टेट ऑफ द हरमूज, ये तो पता ही होगा आपको, इज अ स्टेट बिटवीन द पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले से काफ़ी आ चुका क्वेश्चन है। डार्डेनेस पहला हमारा सही है। डार्डेनेस स्टेट कनेक्ट टू द ब्लैक सी टू सी ऑफ मरमराना, गलत है ये, ब्लैक सी नहीं है यहाँ पे, इजिना सी होगा। अंजना सी से सी ऑफ मरमरा, ये सेकंड तो गलत हो गया। बोस्पोरस स्टेट कनेक्ट टू द अर्जुना सी टू सी ऑफ मरमरा, गलत है, ब्लैक सी है यहाँ पर आएगा। बेसिकली 2 और 3 का आंसर उल्टा कर दिया इन्होंने। तो फर्स्ट सही होगा, सेकंड था गलत होगा, तो ओनली ए आंसर होगा। 28 में चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बर्थ रेट इज मेजर्ड पर नंबर ऑफ लीव्स पर 100 पीपल, गलत है ना ये। बर्थ रेट हमेशा 1000 लोगों पे देखी जाती है, तो फर्स्ट हमारा गलत होगी, 100 से 1000 आएगा। नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, जितने ज़्यादा बच्चे पैदा हुए जितने मर गए माइनस कर दो, तो ये लिखा है, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड दैट रेट ऑफ द कंट्री। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट तो गलत हो गया, सेकंड सही हो गया, ओनली 2 सेकंड आंसर होगा। 29 पे चलते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ द इंट्रिंसिक वोल्केनिक लैंड रिफॉर्म। ये इंट्रिंसिक वोल्केनिक लैंड रिफॉर्म क्या होते हैं, जैसे मान लिया कि अर्थ के कोर के अंदर लावा है, लावा हमारे अर्थ के ऊपर आना चाहता है, वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, तो हॉरिजॉन्टली वो ऊपर चलता रहेगा, वर्टिकली ऊपर चलता रहेगा और सॉलिडिफाइड हो जाएगा। ठीक है, सॉलिडिफाइड होते चले जाएगा, तो ऐसे ऐसे लंबी लंबी लाइनें बन जाएंगी, उसे कहते हैं इंट्रिंसिक वोल्केनो लैंड रिफॉर्म। तो फर्स्ट है हमारे पास, बैथोलिट्स आर कोल्ड पोर्शन ऑफ द मैग्मा चैम्बर, सही है। डाइक्स आर नियर हॉरिजॉन्टली बॉडीज, हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकल बॉडीज, जो मैंने बताया ना आपको, इट इज़ अ टाइप ऑफ द वर्टिकल बिकॉज इट इज सॉलिडिफाइड अंडर द ग्राउंड। तो सेकंड नंबर गलत हो गया। और फेलोथिक्स आर द वेरी वेवी मास ऑफ द इंट्रिंसिक रॉक, सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आंसर उसके हो गए, सेकंड गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। माउंट किलिमंजारो इज वोल्केनो कनेक्टेड लोकेटेड इन इथियोपिया, गलत है, यह तुंजेनिया के अंदर एक पार्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो माउंट किलिमंजारो इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीकन कंटिनेंट, ये सही है। किलिमंजारो वाज रिसेंटली न्यूज फॉर सिंकिंग द ग्लेशियर, सही है। तो 2 एंड 3 आंसर हुआ बच्चों उसका। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने कर लिया, यहाँ तक कर लो आप, और थोड़े जो स्टैटिक क्वेश्चन है वो कर लो, उससे क्या होगा, जो सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। वेलकम टू ऑल इंडियन आंसर टेस्ट सीरीज, दिस इज टेस्ट नंबर 5, ज्योग्राफी से रिलेटेड है ये। वी हैव डिस्कस ऑलरेडी 1 to 30 क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 31। आइए क्वेश्चन पहला देखते हैं। द हायर कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल इज फाउंड इन इक्वेटोरियल एंड पोलार रीजन डेट सब कॉन्टिनेंटल एंड टेम्परेट रीजन। देखो कह रहा है कि जो डस्ट पार्टिकल कंसंट्रेशन है इक्वेटोरियल पॉइंट पे ज़्यादा और पोलार रीजन पे ज़्यादा होती है बजाय टेम्परेट के, तो गलत है। देखो इक्वेटोरियल के पास जो हवाएं होती है ना, और पोलार पे हवाएं होती है, वो सूखी हवाएं होती हैं। सूखी हवा के अंदर क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल्स कम होते हैं, डस्ट पार्टिकल कम होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब डस्ट पार्टिकल कम होते हैं तो उसके चारों तरफ जो पार्टिकल इस एक्ट एज अ न्यूक्लियाई माइक्रोस्कोपिक, जिसकी वजह से बाहर जो पानी होता है ना, जो हवा में जो वाटर होता है, वो कंडेंस हो जाता है और वो क्लाउड बना लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि इक्वेटोरियल पोल के पास जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं कंसंट्रेशन कम होती है, क्योंकि सूखी एयर होती है वहाँ पे, इसलिए बादल कम पाए जाते हैं, मतलब क्लाउड्स। वाटर वेपर जनरली डिक्रीज विद लैटिट्यूड, ये सही है कि वाटर वेपर जो है वो जनरली डिक्रीज होता रहता है। वाटर वेपर जनरली डिक्रीज इसलिए होता रहता है क्योंकि जो रेज होती हैं सन की वो कम होती चली जाती हैं, सन की रेज कम होती चले तो आइसोलेशन हमारा कम होता चला जाता है। तो आंसर हमारा सेकंड सही होगा, तो फर्स्ट आंसर होगा ओनली टू। ठीक है, तो आंसर बी हो गया इसका। 32 पर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लेक माइकलगन इज जस्ट लोकेटेड इंटायर विद इन यूएसए, ये सही है, हमारे पास यूएसए के अंदर है। लेक बाइकल इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश लेक, सही है। अच्छा, बाइकल के बारे में एक मेन बात क्या है कि ये ना डीपेस्ट लेक भी है,
डीपेस्ट लेक पे, तो 1 एंड 2 दोनों सही हो गए। रिवर ब्लू नाइल ओरिजिनेटेड फ्रॉम लेक विक्टोरिया, ये गलत है। सेकंड थर्ड हमारा गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ब्लू नाइल इज रिवर ओरिजिनेटेड एट द लेक टाल इन इथोपिया, याद कर लो, इतना सा बात है। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द 2 मेजर ट्रिब्यूट ऑफ द नाइल। चलो ये तो कोई दिक्कत नहीं, इतना याद कर लो। अच्छा, अगर तुम ये बात करो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है मल्चिंग हेल्प इट टू रिटेन द सोइल मॉइस्चर, सही है। मल्चिंग का मतलब क्या होता है, जैसे 2 पेड़ हैं जो प्लांट होते हैं हमारे पास उन सोइल के ऊपर, उनके बीच में ऑर्गेनिक पार्ट्स कर दिया जाता है, ऑर्गेनिक पार्ट लगा दिया जाता है ताकि ना सोइल की मॉइस्चर बरकरार रहे, उसे मल्चिंग कहते हैं। ठीक है, इन कोस्टल ड्राई रीजन द शेल्टर बेड्स आर यूज टू प्रोटेक्ट सोइल कवर। इसका मतलब क्या होता है, शेल्टर बेड का मतलब क्या होता है, जो प्लांटेशन करेंगे या पेड़ लगाएंगे वो एक लाइन में लगाएंगे ताकि वो सामने से जो एयर को रोक सके। ठीक है, ताकि सोइल कवर हमारा सोइल कवर हो जाए, इसे कहते हैं शेल्टर बेल्ट। ठीक है, तो 1 एंड 2 दोनों सही हो गए। आगे बढ़ते हैं। तो मल्चिंग इज ए मेथड ऑफ सोइल कंजर्वेशन इन विच द बेयर ग्राउंड बिटवीन द प्लांट्स इन कवर्ड विद द लेयर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रीम। इट हेल्प टू रिटेन सोइल मॉइस्चर, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है ये। चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विद रेफरेंस टू द कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट थ्योरी प्रपोज्ड बाय द अल्फ्रेड वैगन के द्वारा जो दी गई थी, कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट थ्योरी में बात करते हैं। इन द बिगनिंग ऑल कॉन्टिनेंटल फॉर्म्ड अ सिंगल कॉन्टिनेंटल मास, उसे कहते हैं लुरेशिया। ये गलत है, लुरेशिया थोड़ी था उसका नाम तो पंजेरिया था, उसका नाम था पेंजिया। फिर बाद में 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो नॉर्थ में और साउथ में। जो नॉर्थ का पार्ट है उसे तो हम कहते हैं लुरेशिया, और साउथ का पार्ट होता है उसे कहते हैं गोंडवानी लैंड। ठीक है, तो 2 पार्ट हो गए हमारे पास। तो फर्स्ट अगर हम देखें तो गलत है। इन द बिगिनिंग ऑफ द ऑल कॉन्टिनेंटल फॉर्म सिंगल कॉन्टिनेंटल लुरेशिया तो टूटने के बाद बना था जो नॉर्थ में पार्ट था, तो फर्स्ट तो गलत हो गया। एंड मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्टिनेंटल वाज कॉज्ड बाय द पोल फीडिंग फोर्सेस एंड टाइडल फोर्सेस। ये सही है कि टाइडल फोर्स और जो पोल पे जो पोल फील्डिंग फोर्स है उसका काफ़ी महत्व है इसको रिस्पॉन्स करने में। तो सेकंड हमारा सही है, फर्स्ट हमारा गलत हो गया 34 का। 35 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉस्ट वेरिएशन इन आइसोलेशन के अंदर क्या क्या चीज़ वेरी करती हैं। रोटेशन ऑफ अर्थ, बिल्कुल सही है, रोटेशन ऑफ अर्थ वेरी करेगा। आइसोलेशन क्या होता है कि जो सन की लाइट जो आ रही है अर्थ के ऊपर वो कितनी आ रही है। एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज सही है। लेंथ ऑफ द डे, ये भी सही है। तो 1 2 3 तीनों आंसर हो गए, डी आंसर आ गया। अगर आप क्वेश्चन नंबर 36 देखोगे, द कन्वेक्शन ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी इज ओनली थ्रू द ट्रोपोस्फेयर, बिल्कुल सही है, ट्रोपोस्फेयर से कन्वेक्शन होता है। और ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर इज कॉल्ड एडवेक्शन, ये भी सही है। तो 1 एंड 2 दोनों सही है। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन, तो 1 एंड 2 दोनों सही हो गए। साउथ सी के बारे में बात करते हैं, साउथ चाइना सी के बारे में बात करते हैं। मलेशिया सिंगापुर आर बॉर्डरिंग नेशन टू साउथ चाइना सी के साथ मलेशिया सिंगापुर लगे हुए, सही है। रिवर मेकोंगा ड्रेन इन द साउथ चाइना सी, ये भी सही है। डिस्प्यूट आइसलैंड एंड पेरिकिया एंड पार्सली लैंड इज इन द साउथ चाइना सी, ये मैंने बताया था आपको, पहले क्वेश्चन आ चुका है। तो 1 2 3 तीनों सही होंगे, इसका आंसर डी। अच्छा, डिक्लोफेरेनेस इज अ पेनकिलर यूज्ड टू लाइफ स्टॉक टू इमरजेंट मेजर कोर्स ऑफ डिक्लाइन द पॉपुलेशन ऑफ वल्चर। ये क्वेश्चन तो उत्तर प्रदेश स्पीसीज में कम से कम 10 बार आ चुका है, उसका नाम है वल्चर। ठीक है, 38 का आंसर है डी। आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। कन्वेक्शन करंट आर जनरेटेड ड्यू टू द रेडियोएक्टिविटी एलिमेंट कॉज द थर्मल डिफरेंस इन द मेंटल पोर्शन, सही है। ठीक है, द ओशियन क्रस्ट रॉक आर मच मोर ओल्डर दैन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स, गलत है। ओशियन जो क्रस्ट होती है वो यंग है, क्योंकि वो ना वापस उनके ऊपर आता जा रहा है, लावा घूम के वापस उनके ऊपर आ रहा है, तो वो यंग होता जा रहा है बार बार। तो जब भी कॉन्टिनेंटल रॉक्स जो है वो ओल्डर है। ठीक है, तो सेकंड हमारा गलत हो गया। द मिड ओशियनिक रेंज एरिया द अर्थक्वेक फोकी हैज स्मॉलर डेप्थ, ये सही है। तो 1 एंड 3 आंसर हो गया इसका। चलिए ये पढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है। टेम्परेचर इन्वर्जन मतलब क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है विद द हाइट, विद द लैटिट्यूड। तो ए लॉन्ग विंटर नाइट उसका सूटेबल है, सही है। क्लाउडी स्काई होना चाहिए, ये भी सही है। स्टिल एयर, ये इसका मतलब वो नहीं, फैक्टर नहीं है। तो 1 एंड 2 आंसर होंगे इसके। ठीक है, तो मैं गलत बोल गया। तो टेम्परेचर इन्वर्जन जो होता है उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन मतलब क्या होता है
कि जो टेम्परेचर हमारा डिक्रीज़ होना विद द लैटीट्यूड। तो लॉन्ग विंटर उसका एक वो है कि मतलब अगर लॉन्ग विंटर होंगे तो ये टेम्परेचर में ज़्यादा होगा। इसके नीचे लिखा हुआ पढ़ते हैं यहाँ पर, लॉन्ग विंटर विद द क्लियर स्काइज एंड स्टिल एयर इज अ आइडियल सिचुएशन फॉर द इन्वर्जन, जिसकी वजह से आंसर्स का हुआ बच्चों डी। सेकंड हमारा क्लाउडी स्काई नहीं है, क्लियर स्काई होनी चाहिए। तो फर्स्ट एंड थर्ड आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। 2020। आइए क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। 41 40 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, 1 to 40 क्वेश्चन। दिस इज ज्योग्राफी, और यहाँ पर आप अपना नॉलेज को टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रेशर ग्रेडियंट इज वीक वेयर द आइसोबार आर क्लोज टू ईच अदर। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? देखो पहली बात तो प्रेशर ग्रेडियंट होता क्या है? प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है कि जब प्रेशर डिस्टेंस के साथ में चेंज होता है, मतलब मान लें कि यहाँ प्रेशर भी 20 है, आधे किलोमीटर बाद प्रेशर 30 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 50 हो गया, 10 हो गया, तो प्रेशर जो चेंज हो रहा है इसे कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। तो प्रेशर ग्रेडियंट कह रहा है कि प्रेशर ग्रेडियंट वीक हो जाता है व्हेन आइसोबार आर क्लोज टू ईच अदर। देखो जब ना आइसोबार क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर। पर लेकिन ऐसा नहीं होता, जब आइसोबार ज़्यादा कांस्टेंट प्रेशर होता है ना तो हमारा प्रेशर ग्रेडियंट हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। तो फर्स्ट हमारा गलत हो गया। तो यहाँ पर है तो प्रेशर ग्रेडियंट इज स्ट्रॉन्ग वेयर द आइसोबार इज क्लोज टू ईच अदर। तो फर्स्ट हमारा गलत हो गया। सेकंड हमारा कोल्डेसिस फोर्स डिफ्लेक्ट द विंड टू लेफ्ट डायरेक्शन इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। अभी कोरेशन फोर्स क्या होता है? कोरेशन फोर्स क्या होता है? द रोटेशन ऑफ अर्थ। जब अर्थ हमारा रोटेट करता है तो डायरेक्शन की विंड भी रोटेट हो जाती है। ठीक है, तो याद करो कि नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर लेफ्ट में होता है और साउथ के अंदर राइट। नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर राइट डायरेक्शन में मूव करेगी विंड्स, और साउथ हेमिस्फीयर के अंदर लेफ्ट में करेगी। तो यहाँ जो लिखा है कोल्डेसिस फोर्स डिफ्लेक्टेड द नॉर्थ इन लेफ्ट डायरेक्शन इन नॉर्थ, ये गलत है, लेफ्ट आएगा। थर्ड हमारे पास है कोल्डेसिस फोर्स आर पैरेलल टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। कोल्डेसिस फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है प्रेशर ग्रेडियंट के, ना कि पैरेलल होता है। तो 1 2 3 तीनों गलत हो गए, आंसर इसका नन। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 42 के ऊपर। 42 पे चलते हैं क्वेश्चन। पहला हमारे पास है, ये है तिब्बतन प्लेटियो। तिब्बतन प्लेटियो इज़ अ इंटर मोनेटो प्लेटियो। ये सही है। जो तिब्बतन प्लेटियो है ये हमारे एशिया का सबसे बड़ा प्लेटियो है और वर्ल्ड का भी प्लेटियो है। तो इसको ना हम इंटर मोनेटो प्लेटियो कहते हैं। तो फर्स्ट हमारा सही है। अच्छा, कोलंबिया प्लेटियो इज वोल्केनिक प्लेटियो। अच्छा, वोल्केनिक प्लेटियो क्या होता है? वोल्केनिक प्लेटियो टाइप ऑफ प्लेटियो, एक तरह का प्लेटियो होता है जिसके अंदर विच इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द वोल्केनिक एक्टिविटी सच एज द एग्जिस्टिंग ऑफ द लावा। जब लावा और मैग्मा बाहर निकलते हैं तो जो प्लेटियो बनता है, या जो लावा और मैग्मा जब बाहर निकलते हैं, एक्टिविटीज़ होती है, उसे कहते हैं वोल्केनिक प्लेटियो। ठीक है, उसके एग्जांपल क्या क्या है अगर आप याद करो तो देखो, एक तो कोलंबिया प्लेटियो सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका। ठीक है, नॉर्थ आइसलैंड कोलंबिया प्लेटियो, ये इसका आंसर है। तो इसका आंसर सेकंड लिखा है कोलंबिया प्लेटियो जो वोल्केनिक प्लेटियो, ये आंसर सही है। तो 1 और 2 दोनों सही होगा इसके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। आप कह रहा है इनमें से कौन सी मेजर टेक्टोनिक प्लेट है और माइनर कौन सी है? देखो अगर मेजर टेक्टोनिक प्लेट की बात करो नॉर्मली वैसी, तो हमारे कॉन्टिनेंटल हैं ये सारे हमारे मेजर टेक्टोनिक प्लेट हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका प्लेट हो गया, पैसिफिक प्लेट हो गया, अफ्रीका प्लेट हो गया, इंडो एस्टोरियन प्लेट हो गया, यूरेशियन प्लेट हो गया। हैंस अगर आप देखो तो अटलांटिका जो प्लेट है वो हमारे पास माइनर प्लेटियो नहीं है। क्वेश्चन में कहना माइनर कौन सा है, तो फर्स्ट तो है ही नहीं। अच्छा, माइनर कौन सा है? माइनर है कोकोस प्लेटियो है, कोकोस प्लेटियो जो है हमारा। अच्छा, नजीका प्लेटियो है, अरेबियन प्लेटियो है एंड फिलिपिन प्लेटियोज है। ये जो सारे हमारे पास हैं ये क्या माइनर है। तो 2 3 4 अगर देखो तो माइनर है। अच्छा, जो नजका प्लेटियो ये किसके बीच में आता है? ये साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेटियो के बीच में आता है। और कोकोस प्लेटियो किसके बीच में है? सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक अमेरिका के बीच में आता है। और फिलिपिन प्लेटियो होता है ये किसके बीच में? एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेटियो के बीच में। अगर आपसे नॉलेज चाहिए तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो उसको। ये लिखा हुआ है कि मेजर प्लेटियो किन कौन से होते हैं और माइनर प्लेटियो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ड्यू पॉइंट शुड बी बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। आप ऐसी समझो कि ड्यू क्या होता है? जब मॉइस्चर जो डिपॉजिट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ द वाटर, जब मॉइस्चर पानी की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाए, कहाँ पर? कूल सरफेस ऑफ द सॉलिड। कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट के कूल सरफेस पर जो हमारा पानी है, जो मॉइस्चर है वो पानी बन जाए, उसे कहते हैं ड्यू। इसके लिए मेन खास बात क्या है कि स्काई साफ़ होना चाहिए,
हवा बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स होनी चाहिए, ये इसका आंसर है। और मज़े की बात यह है कि जब भी हो सकता है जब फ्रीजिंग पॉइंट से वो ज़्यादा हो। अगर फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा, अगर मान लिया ड्यू पॉइंट हमारा फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा तो आइस नहीं बन जाएगी, वाटर कहाँ बनेगा, तो फर्स्ट हमारा गलत हो गया। सेकंड पे आ जाओ, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रोस्ट, अगर फर्स्ट की फॉर्मेशन बात करते तो शुड बी अबव, अबव नहीं डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर हमारे पास जो क्या है, ड्यू पॉइंट शुड बी अबव नहीं होगा, लेस, इससे कम होना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट होने से पहले, ठीक है जी। चलिए, तो फर्स्ट एंड दोनों अगर हम देखें तो फर्स्ट एंड टू दोनों गलत है हमारे आंसर। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमें ड्यू बनाना है तो फ्रीजिंग पॉइंट हमारा शुड बी हायर, और हमें अगर फ्रोस्ट बनाना है तो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट शुड बी लो। जितना लो जाओगे, देखो लो का मतलब क्या होता है, जैसे -100 डिग्री टेम्परेचर पे पानी बर्फ़ बन जाता है तो उसे लो कह रहे हैं हम। ऊपर जा रहे हैं तो उसको पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो पॉजिटिव के अंदर क्या होता है, पानी पानी रहेगा, मतलब जो ये है कि जो मॉइस्चर है वो पानी बन जाएगा, उसे तो ड्यू कहते हैं। और जब यही मॉइस्चर बर्फ़ बन जाए, आइस बन जाए, तो उसे फ्रोस्ट कहते हैं। इसके अंदर जो ड्यू पॉइंट है वो शुड बी लेस होना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट से, और जो ड्यू बनने के लिए जो ड्यू पॉइंट है वो शुड बी हायर होना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट से, ठीक है। चलिए, तो आंसर 1 आया था, 1 एंड 2 आंसर होगा। क्वेश्चन 44 पे चलते हैं। इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड्स आर एग्जाम्पल ऑफ द वार्म एंड हॉट विंड्स। तो इसका आंसर है चिनोक। जो, अच्छा ये बताओ, जो चिनोक है ये एयर कहाँ बहती है बताओ। ये एक तरह की वार्म वो सूखी एयर होती है और ये रॉकी माउंटेन्स में पाई जाती है, ठीक है। तो आंसर है इसका ए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो, ये तो अब आपको ऐसी कोरुना और कैलिवेरा लोकेटेड इन द स्वीडन, स्वीडन के अंदर किसके लिए मशहूर है, ये है आयरन माइंस के लिए, ठीक है। तो आंसर है इसका 46 का बी। 47 पे चलते हैं, आप आ जाइए 47 पे चलते हैं। पहला हमारे पास है रिवर अमेजोना ट्रेन्स इनटू द पैसिफिक ओशन। देखो, जो रिवर अमेजोना जो रिवर है वो साउथ अमेरिका में से निकलती है और अपने पानी को लेते हुए ब्राज़ील में एंटर करते हुए और सीधा अटलांटिक में गिर जाती है। तो हमारा पहला तो गलत हो गया। सेकंड हमारे पास क्या, साउथ लोइस इज़ लोकेटेड इन कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर मिसिसिपी एंड रिवर मुसोरी, ये हमारा सही है, ठीक है। थर्ड हमारे पास है द कैरांड इग्ना डैम इज़ प्रपोज्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम ऑन द कोंगो रिवर, ये भी सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड हमारा, सेकंड एंड थर्ड हमारा सही हो गया, तो आंसर होगा सेकंड एंड थर्ड। 48 पे चलते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे पास है द मिड अटलांटिका रेंज एग्जाम्पल ऑफ द डाइवर्जेंट बाउंड्री, ये सही है। अच्छा, डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या होती है, डाइवर्जेंट बाउंड्री तब बनती हैं न्यू क्रेस्ट इज जनरेटेड एज अ प्लेट पुल अवे फ्रॉम द ईच अदर, जब आपस में एक दूसरे से जब प्लेट्स अलग अलग हो जाती हैं या क्रेस्ट अलग अलग हो जाता है तो बीच में बाउंड्री बन जाती है, उसको कहते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। इसके एग्जांपल है मिड अटलांटिका रेंज, ऐसे पूरा बन जाता है, डायग्राम भी आप देखोगे। अमेरिका के अंदर साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में सेपरेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा हो गया सही। सेकंड पे आते हैं, ए ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज क्रस्ट इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, सही बात है कि जो ट्रांसफर बाउंड्रीज हैं द क्रस्ट इज नाइदर प्रोड्यूस नॉर डिस्ट्रॉयड एज प्लेट स्लाइड हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हो गए। 48 का आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। 49 पे चलते, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज माउंट सिंगाबुंग वाज रिसेंटली इन द वोल्केनिक एरप्शन, ये तो आपको पता होगा, इंडोनेशिया है इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लडांग इज़ अ लोकल नेम ऑफ द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अच्छा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि जो उस एरिया को पहले तो उगाते हैं, मतलब प्लांटेशन करते हैं, फिर उसमें आग लगा देते हैं, फिर 4-5 साल छोड़ देते हैं उसको, फिर चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, तो वो एरिया की जो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग नाम है अलग अलग देशों के अंदर, जैसे झूमिंग नाम है हमारा नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंडिया के अंदर, मिलाप है सेंट्रल अमेरिका के अंदर और मैक्सिको के अंदर कहते हैं। अच्छा, जो ये लिखा है लडांग शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इंडोनेशिया के अंदर, मलेशिया के अंदर। तो आंसर क्या है इसका ए, ठीक है। तो इंडोनेशिया और मलेशिया को हम साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं, तो आंसर है इसका ए। तो 50वें का आंसर ए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। द रिवर ओरंगा फॉर्म इंटरनेशनल बाउंड्रीज बिटवीन द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ओरंगा जो हमारी रिवर है ये किसके बीच में इंटरनेशनल बाउंड्रीज बनाती है, वो है आंसर है साउथ अफ्रीका एंड नम्बिबा,
ठीक है। तो एक तरह की लॉन्गेस्ट रिवर भी है ये भाई। औरंगा रिवर जो है रिवर साउथ अफ्रीका में पाई जाती है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन द कॉन्टिनेंटल एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट साउथ ऑफ द ट्रॉपिकल ऑफ द कैप्रिकॉन। अच्छा, टोप्रिक और कैप्रिकन की सबसे बड़ी रिवर है ये कौन सी? औरंगा रिवर। कहाँ पाई जाती है? साउथ अफ्रीका के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, इसके पीछे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। ये कह रहा है कि डैम दिए हुए, रिवर दिए हुए हैं, तो एक एक कारीबा डैम बताओ। कारीबा डैम कहाँ पर है? देखो जो कारीबा डैम है ना वो जम्बिजी के ऊपर है, और जम्बिजी कहाँ पर है? जिम्बाब्वे के अंदर है। तो फर्स्ट तो वहाँ गलती हो गया। दूसरा है ग्रैंड कोली कोलंबा के अंदर, ये सही है। गोरी डैम कहाँ पर है? गोरी डैम हमारा है वेनेजुला के अंदर, तो ये भी गलत है। तो अगर आप देखो तो फर्स्ट एंड थर्ड हमारा गलत है, सेकंड सही है। ठीक है, 52 हो गया। 53 पे चलते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? मेजर। देखो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर देखा जाए तो 46% है, और सिलिकॉन कितना है? 27% है। तो एल्यूमिनियम कितना है? 8%। आयरन कितना? 5%। तो कैसे याद करो आप? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन। तो आंसर होगा बच्चों उसका डी। ठीक है जी, ये इसका दिया हुआ है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलोगे आप, 55 पे चलोगे तो सवाना क्लाइमेट क्या होता है? देखो सवाना क्लाइमेट जो होता है वो ऐसा क्लाइमेट है जिसके अंदर अल्टरनेट वीट एंड ड्राई होता है। मतलब एक तरफ कभी तो गर्मी होती है, कभी सर्दी हो जाती है। तो इस तरह के रीजन, हम इस तरह क्लाइमेट को सवाना रीजन कहते हैं। इसके हमारे दो तरह के होते हैं, विंटर और समर। और जबकि जहाँ पे जो रेन होती है वो जनरली समर में होती है। अच्छा, अलग अलग होने के कारण, इसकी वजह से होने के कारण जो वहाँ पे जो सोइल है वो है हमारे पास लेटराइट पुअर सोइल है, जिसकी वजह से सपोर्टिंग गुड क्रॉप्स नहीं हो पाते। देखो क्रॉप अच्छी होने के लिए हमारी सोइल लेटराइट होनी चाहिए, पर यहाँ पर क्या है कि जब बारिश का अभी होना कभी ना होना, जिसकी वजह से सोइल जो सही नहीं होती। तो पहला पढ़ते हैं, सवाना क्लाइमेट इज अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। बिल्कुल सही। इट इज़ नोन एज द कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। ये गलत है। वही तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर कि लेटराइट जो सोइल है वो कम है, तो सेकंड हमारा गलत हो गया। मैसेज ट्राइब्स वॉज हैबिटेटेड इन सवाना रीजन एज अ पेस्टोलिस्ट। ये सही है हमारा, सही है। चलिए तो 1 और 3 सही होगा इसका आंसर। ये पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज अ बुशिमन ट्राइब्स। बुशिमन ट्राइब्स हमारा साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं सबसे। और साउथ अफ्रीका में इनमें से कौन सा है बताओ आप? अट्टाकामा नहीं है। कालाहारी डेजर्ट साउथ अफ्रीका के अंदर है, तो साउथ अफ्रीका ही हो गया आंसर इसका। ये लोग अभी भी हंटर गैदर्स हैं। हंटर गैदर्स का मतलब क्या है कि जानवर खा लेते हैं, मतलब एनिमल्स को मारे खाते हैं, वो अलग है, वो भी है। और प्लस अगर इनको फल मिल जाता तो फल भी खा लेते हैं। हंटर गैदर्स जो हमारा पेलियोलिथिक साइट्स में जो लोग थे वो होते थे। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। टेस्ट 3, दिस इज टेस्ट नंबर 5। वी हैव डिस्कस ऑलरेडी 1 to 55 क्वेश्चन। अब हम जरा अपनी स्पीड को तेज कर रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा में और ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं काफ़ी। रोज़ में कम से कम आप थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन लगाने के लिए सोचूंगा। ठीक है, तो आप इसको जल्दी देखते रहो और साथ साथ याद करते रहो, क्योंकि बाद में याद नहीं रहने के, मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, ये आपसे बाद में याद नहीं रहने के, इसीलिए आप साथ साथ नोट्स बना चले जाओ। कल चलिए क्वेश्चन नंबर 50 से चल रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पैरा है हमारे पास, कैनियंस एंड ट्रेंच आर ऑब्जर्व इन द कॉन्टिनेंटल स्लोप। देखो कॉन्टिनेंटल स्लोप इज कनेक्टेड टू द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, फिर ओशियन बेसल। तो कैसा होता है, पहले हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप होगा, फिर शेल्फ होगा, फिर ओशन की बेसिन आ जाएगी। ठीक है, उसी के अंदर से कट के दो चीज़ निकलती है, कैनियंस और ट्रेंच। तो फर्स्ट हमारा सही है। ठीक है, सेकंड पढ़ते हैं, सी माउंट आर वोल्केनिक इन ओरिजिन। अच्छा, सी माउंट क्या होते हैं? देखो मानो कि ओशन की सरफेस है ना, वहाँ से वोल्केनो निकलने हैं, और वोल्केनो सॉलिडिफाई होते 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 समुद्र के ऊपर आ गए, और ऐसा हुआ कि एक चट्टान समुद्र के ऊपर ही आ गई। तो वो चट्टान ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही होगी, मतलब वर्टिकल चट्टान होगी एक, वो 4000 से लेकर 4500 मीटर लंबी, उसे कहते हैं सी माउंट। तो सी माउंट हमेशा ना ऊपर निकल जाते हैं, किससे? सी से ऊपर। ठीक है, इट राइज फ्रॉम द सी फ्लोर एंड डज नॉट रीच और सरफेस ऑफ द ओशियन। ठीक है, तो ऐसे करते करते हमारे पास इस तरह, इसे कहते हैं सी माउंट। तो सी माउंट आर वोल्केनिक इन द ओरिजिन। तो हमारे पास आंसर फर्स्ट एंड सेकंड सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये इसका आंसर आप पढ़ लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 57 की तरफ चलते हैं। 57 हमारे पास क्या है? देखो, रशियन शेयर द बॉर्डर ऑफ बाल्टिक सी एंड कैस्पियन सी। अब रशिया का डायग्राम देखो तो आपको मिला है कि बाल्टिक सी और कैस्पियन सी से साथ में मिला हुआ है। ठीक है, सेकंड पढ़ते हैं, सी ऑफ द, सही है फर्स्ट हमारा। तो सी ऑफ द
ग्लाइली इज फ्रेश वाटर लोकेटेड इन द इजराइल, बिल्कुल सही है। तो 1 एंड 2 दोनों सही हो गए, तो सी आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं, चलिए आइए, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वार्ट्स इज यूज्ड इन रेडियो एंड रडार। देखो क्वार्ट्स जो है ना, ये हार्ड सब्सटेंस होता है। पहली बात, हार्ड तरह की रॉक है। अगर आप पढ़ो तो पहले के जो लोग थे, आदि मानव, जिन्हें पैलेलिथिक एज में कहते हैं, वो जो अपने स्टोन बनाया करते थे वो भी क्वार्ट्स से बनाया करते थे, क्वार्ट्स रॉक से। क्वार्ट्स रॉक की खास बात क्या है, इंसोलेबल इन वाटर होता है पहली बात तो, ठीक है, इंसोलेबल वाटर होता है, इसके अंदर सिलिका मिला होता है। अच्छा, इट इज़ अ हार्ड मिनरल, ठीक है, और इंसोलेबल इन द वाटर, इट इज़ अ कंसिस्ट ऑफ द सिलिका। और दूसरी बात क्या है, इसमें सैंड भी होता है, ग्रेनाइट इसका एग्जाम्पल है भाई। इसका जो अलग से कंपोनेंट क्या है, सैंड भी होता है, ग्रेनाइट भी है, सिलिका भी है। तो ये यूज़ होते हैं रेडियो के अंदर, रडार के अंदर, पहली बात तो फर्स्ट हमारा सही हो गया। सेकंड हमारे पास क्या है, फायरोक्सिन्स कंसिस्ट, फायरेसिस कॉमनली इन द मेटेरोइड्स, सही है। देखो आप मेटेरोइड्स को लो, मेटेरोइड्स के अंदर आपको फायरोक्सिन मिल जाता है। और फायरोक्सिन क्या होता है, कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका, ये क्या है हमारा फायरोक्सिन है। फायरोक्सिन कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका। और फायरोक्सिन 10% बनाता है अर्थ की क्रस्ट को। अर्थ की क्रस्ट को, जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है वो 10% इनसे मिलकर बनी है फायरोक्सिन से। फायरोक्सिन में क्या है, कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एंड आयरन एंड सिलिका, और यही सारे मेटोड पाए जाते हैं। इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड हमारा दोनों सही हो गए, ठीक है जी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर, चलते हैं हम 59 पे, ये वाला। अच्छा, द इनक्लोज्ड सी इन द लो, जो लो लैटिट्यूड पे जो हमारे सी इनक्लोज्ड हैं, बंद हैं, उनका टेम्परेचर कह रहा है लोअर होता है ओपन से, गलत है। जो इनक्लोज होते हैं ना, उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है बजाय ओपन के, समझ में आ गई। अगर लो लैटिट्यूड है तो जो बंद हमारे सी हैं, मतलब थोड़ा सा वो ओपन सी नहीं है, तो टेम्परेचर वहाँ पर ज़्यादा होगा बजाय लोअर के, ओपन के। तो फर्स्ट गलत हो गया। अगला पढ़ते हैं, इनक्लोज सी इन द हाई लैटिट्यूड, हाई लैटिट्यूड के अंदर इनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, गलत है। यहाँ पे उल्टा लिखा है, इन दोनों का एक्सचेंज कर दो आप, ठीक है। तो हाई लैटिट्यूड पे इनक्लोज का टेम्परेचर लोअर होता है, लोअर लैटिट्यूड पे इनक्लोज का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों गलत हो गए आपके, ठीक है, नन हो गया। अच्छा, ये तो पता ही है आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है कि लेक वैन कहाँ पर है। लेक वैन हमारे पास तुर्की के अंदर है, लार्जेस्ट बॉडी है तुर्की की। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं, हमारा सबसे बढ़िया। स्प्रिंग टाइड्स अकर व्हेन द सन एंड मून एंड अर्थ आर स्ट्रेट लाइन। देखो होता क्या है, जब सन, मून एंड अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो हाइट ऑफ द टाइड होती है वो ज़्यादा हो जाती है, इसे कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स। ये कैसे होती है, अट्रैक्शन की वजह से होती है। जब हमारे पास सन और मून और अर्थ होगा तो क्या होगा कि ना, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा दो बॉडी के पीछे, ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होता है। ग्रेविटेशन फोर्स दो मास के बीच में होता है, m1 m2, बीच की डिस्टेंस r1, ठीक है। तो फोर्स इनके बीच में क्या होता है, जो टाइड्स होती है ऊपर उठ जाती हैं, इसे हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स। तो स्प्रिंग टाइड्स कब आता है, जब सन, मून एंड अर्थ एक लाइन के अंदर होंगे, पहली बात, ठीक है। चलिए दूसरी बात सुनो अब हमारे पास। अच्छा, जो स्प्रिंग टाइड्स होता है वो 1 महीने में 2 बार आता है, ठीक है, ऑन द फुल मून पीरियड, पहली बात है। एक जब फुल मून पीरियड होता तब, और जब न्यू मून पीरियड होता तब। अच्छा, फुल मून पीरियड और न्यू मून पीरियड में क्या होता है, मून 2 तरह की पोजीशन होती है, 50, एक 90 डिग्री एंगल पर, एक 0 डिग्री एंगल पर, इसलिए उनको कहते हैं फुल मून, और एक कहते हैं हमारे पास न्यू मून। बताऊंगा मैं आगे कभी आपको, इसका समझाऊंगा डायग्राम पूरा का पूरा, ठीक है। तो स्प्रिंग टाइड्स होता है, तो स्प्रिंग टाइड हम महीने में 2 बार आता है, पहली बात। कब कब आता है, फुल मून पीरियड पे आता है और न्यू मून पीरियड पे आता है, तो पहला हमारा सही हो गया। सेकंड पढ़ते हैं, नीप टाइड्स अकर व्हेन द सन एंड मून्स आर राइट एंगल टू ईच अदर। जब हमारे पास नीप टाइड्स होता है वो कब होता है, जब सन और मून 90 डिग्री एंगल पर होते हैं, ये सही है। जब 90 डिग्री के एंगल पर आते हैं तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स ऑफ द सन एंड मून टेंड्स टू कॉन्टैक्ट टू ईच अदर, उसे हम नीप टाइड्स कहते हैं, ठीक है। तो स्प्रिंग टाइड्स कब बनते हैं, जब मून, सन एंड अर्थ सीधा होते हैं। नीप टाइड्स, स्प्रिंग टाइड्स कब बनते हैं, जब मून सन एंड अर्थ एक सीधी लाइन में होते हैं। और नीप टाइड कब बनते हैं, सन और मून 90 डिग्री एंगल पर होते हैं, ठीक है। याद हो गया होगा आपको, 61 का आंसर सी। याद करते रहो बच्चों, मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, याद करना जरूरी है, पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी तो आप पढ़ रहे हो, ये आपको याद, अभी तो समझ में आ रहे हैं आपको बातें, पेपर से पहले आपको याद होगा, वो वाली बात है ना। अच्छा, कह रहा है इनमें से कौन सी फूड लॉस इंडस्ट्री है। देखो, फूड लॉस इंडस्ट्री वो होती हैं विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल, जो स्पेसिफिक रॉ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती। और दूसरी बात क्या है, वो डिपेंड करती है कंपोनेंट्स पे। कंपोनेंट लाओ और जोड़ दो। तो मोबाइल है ना ऐसा, मोबाइल में क्या है कि अलग अलग कंपोनेंट ला के जोड़ देते हो आप उसको, तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है। जबकि जो होती हैं जनरली, अच्छा दूसरी बात यह है कि जो फूडलेस इंडस्ट्रीज़ होती हैं पोल्यूशन नहीं करती, जैसे डायमंड है, कंप्यूटर चिप्स हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, ये फूडलेस इंडस्ट्रीज़ है।
पर जो अलग हैं जैसे कॉटन्स हो गई, कॉटन टेक्सटाइल हो गई, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हो गई, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ हो गई, दे लार्जली डिपेंड अपॉन द लोकेशन ऑफ द रॉ मटेरियल्स। जो इंडस्ट्रीज़ रॉ मटेरियल्स की लोकेशन पे डिपेंड नहीं करेगी वो फूडलेस है। जो डिपेंड करेगी वो हमारे पास, उसे हम कहेंगे फूड इंडस्ट्रीज़, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, एक तरह से पोल्यूशन भी बनाती हैं। तो अब आप देख लो, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ही हो सकता है ऐसा, क्योंकि वो डिपेंड करता है सिर्फ, भाई आप कंपोनेंट लाओ जोड़ दो, उनका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता। दे आर नॉट डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द रॉ मटेरियल, ठीक है। चलो 62 का आंसर क्या बच्चों, 3 हो गया सिर्फ आंसर इसका, तो 3 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 63 पर आओ। टफ, गैबूर और प्रिमिटिव इज एग्जाम्पल ऑफ द इग्निशन रोग। तो सही बात है, इग्निशन रोग की एग्जाम्पल है। इग्निशन रोग क्या होती है? इग्निशन रोग वो जो रोग होती है जो बनती है मैग्मा और लावा से। अर्थ की जो लावा जब बाहर निकल के आता है, जो रोग बनती है ऊपर आके छुप जाती है, ऊपर आके अर्थ पर आके मोटी हो जाती है, उसे कहते हैं इग्निशन रोग। अच्छा, इसको प्राइमरी रोग भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट है, गैब्रू है, टफ है, ये है, ये बहुत हार्ड होती है। अच्छा, जब ये इग्निशन रोग टेम्परेचर और प्रेशर के में आती है तो इग्निशन रोग दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, उसे कहते हैं सेडिमेंटल रोग या मेटाफोरस रोग। तो सीधा मेटाफोरस में चेंज हो जाती है, जैसे ग्रेफाइट चेंज होता है मार्बल के अंदर, वो मेटाफोरस है, ठीक है। चलिए अब 64 क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा करंट वार्म करंट है? देखो मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया था आपको, स्टैटिक क्वेश्चन के अंदर वार्म करंट लिखवाए थे मैंने आपको 4, एक लिखवाया 4 मैंने लिखवाया था कोल्ड करंट। तो उसमें से क्वेश्चन ही है, अगर आपको याद हो तो आप क्वेश्चन लगा दोगे। आंसर है इसका क्यूरोसिव करंट। क्यूरोसिव करंट जो हो रहा है वो हमारे पास वार्म करंट होता है, ठीक है। तो आपको इस तरह से डायग्राम पूरा का पूरा याद होना चाहिए, पर जो इट इज़ नॉट ईजी, तो कुछ क्वेश्चन आप याद करो जो पेपर में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। सुंडा स्ट्रेट कनेक्ट। तो सुंडा स्ट्रेट कनेक्ट किसको जोड़ता है? इंडियन ओशन को और जावा ओशन को जोड़ता है, ठीक है। तो मैंने इतना पे करा दिया है, आप इतने 65 क्वेश्चन करो। कल मैं क्या करूँगा, कल इसको पूरा ख़त्म कर देंगे हम। तो चैप्टर 5 आप ख़त्म हो जाएगा, मतलब टेस्ट नंबर 5 ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में सारी चीज़ें आ रही हैं तो बहुत बढ़िया है, इनको याद करते रहो और साथ में स्टैटिक क्वेश्चंस को भी अच्छी तरह देखो। इससे क्या होगा कि आपको ये सब चीज़ें याद होती रहेंगी। स्टैटिक क्वेश्चन का कराने का मतलब भी और बेसिक पर्पस भी यही है कि कुछ कुछ पॉइंट आपको हर रोज़ 40-50 पॉइंट आपको रोज़ याद होते चले आए। अगर आपको सारी पॉइंट याद होते रहेंगे तो आपको इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन कर पाओगे। देखो जब आप यूपीएससी का प्री दोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए, उसमें क्या है, कुछ आर्टिकल के अंदर है, मनी बिल कौन से आर्टिकल से है। अगर आपको पता होंगे तो आप बहुत जल्दी अटेम्प्ट कर पाओगे ना क्वेश्चनों को, ठीक है। और नॉलेज आपकी है ही, एनालिसिस आपकी एनालिसिस है ये भी अच्छी हो, अच्छा एनालिसिस भी होना चाहिए। एनालिसिस, नॉलेज, करंट अफेयर तीनों मिलोगे तो भी निकलेगा पेपर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। डिस्कस ऑलरेडी 1 to 65 क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 66। पाइन, स्प्रूच एंड फायर ट्री इज फाउंड इन विच फॉरेस्ट? तो इसका आंसर है टाइगा। तो टाइगा फॉरेस्ट क्या होता है पहले ये पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टाइगा फॉरेस्ट जनरली फाउंड इन द नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। इसको बोरल फॉरेस्ट भी कहते हैं, यही है जो पेपर में आता है, बोरल फॉरेस्ट के बारे में बहुत आता है। इसको सिनो फॉरेस्ट भी कहते हैं, मतलब ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इस बायोम कंटेस्टिंग बाय द किनोफेरस फॉरेस्ट। देखो साइनोफेरस फॉरेस्ट मतलब है वहीं का वहीं होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोल्ड होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं उसको पाइन, स्प्रूच एंड लार्च कहते हैं। तो इनको हम टाइगा या फिर बोरल फॉरेस्ट या फिर हम उसे सिनो फॉरेस्ट बोलेंगे, ठीक है। और ये कैनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? बी। चलिए तो 67 के पीछे चलते हैं। विच ऑफ द कंट्रीज है लैंड लॉक कंट्री? लैंड लॉक कंट्री देखो म्यांमार नहीं है, बांग्लादेश नहीं, थाईलैंड नहीं है, नेपाल है, क्योंकि नेपाल से इधर हमारा इंडिया कनेक्ट होता है, पीछे से हमारा और दूसरे कंट्री से कनेक्ट होती है। तो आंसर इसका ये देखो आप, ठीक है, नेपाल है। नेपाल इधर हो गया हमारे पास, इधर हिमालय, इधर भूटान। चलिए क्वेश्चन नंबर 68। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेदरिंग इज इनस्यूट और ऑनस्यूट प्रोसेस? वेदरिंग का क्या होता है कि जो रॉक्स होते हैं ना, बाय द एक्सट्रैक्शन ऑफ द माइक्रोरिज्म इट विल बी डिसइंटीग्रेटेड इन द स्मॉल पार्ट एंड इट आल्सो हेल्प टू मेकिंग सॉइल। ये सॉइल भी बनाते हैं। अच्छा, कैल्शियम सल्फेट बड़ा हो जाता है किसके अंदर? टर्न हो जाता है जिप्सम के अंदर बाय द प्रोसेस हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है? एडिशन होता है वाटर। जब कैल्शियम सल्फेट के अंदर पानी डालते रहोगे तो जिप्सम बन जाएगा और जिप्सम एक हार्ड चीज़ हो जाती है। जिप्सम इज़ अ मोर अनस्टेबल दैन द कैल्शियम सल्फेट, पहली बात तो 1 and 2 दोनों सही हैं। आओ पढ़ते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। वेदिंग इज डिफाइंड एज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक थ्रू द एक्शन ऑफ द वेरियस एलिमेंट, वेदर एंड क्लाइमेट। क्लाइमेट, वेदर के क्लाइमेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इनकी वजह से रॉक का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है।
अ वेरी लिटिल और नो मोशन ऑफ द मटेरियल का कोई मोशन नहीं होता, तो इट टेक प्लेस इन वेदरिंग। अच्छा, इट इज़ अ इंस्यूट एंड ऑनस्यूट प्रोसेस, तो वन से हमारा सही हो गया। दूसरा क्या होता है, हाइड्रेशन इज अ केमिकल एडिशन ऑफ द वाटर, तो कैल्शियम सल्फेट टेक्स इन वाटर एंड टर्न इन जिप्सम, तो कैल्शियम सल्फेट में अगर वाटर बनाते हैं तो जिप्सम बन जाता है और वो ज़्यादा अनस्टेबल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर विच इज कंट्रीज आर ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न डज नॉट पास, इनमें ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से किस में से पास नहीं होता। देखो ये सब मैप बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए, जैसे डायग्राम देख के आपको मालूम पड़ेगा इसका आंसर रेडी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7th के अंदर 70 के अंदर। द फेमस फिश ग्राउंड डोगर बैंक कहाँ पर है, ये पता होना चाहिए आपको, नॉर्थ सी के अंदर है। ठीक है, कहाँ पर, डोगर बैंक, जिसके लिए आजकल लड़ाई भी चल रही है। डोगर बैंक, जॉर्ज बैंक एंड ग्रैंड बैंक आर फेमस फिशिंग ग्राउंड ऑफ अटलांटिक ओशन। डोगर बैंक इज लार्जली सैंड बैंक इन शैलो एरिया ऑफ नॉर्थ सी, तो आंसर कितना हो गया इसका, ए हो गया। 71 पे चलते हैं। इंडस्ट्री टाउन एंड कंट्री। अच्छा, एक होता है डिटोरियट हमारे पास कहाँ पर, यूएसए के अंदर सही है। मैनचेस्टर कहाँ पर है, ये हमारे यूके के अंदर है। बाकू हमारे कतार में, ये गलत है, तो 1 और 2 सही हो गए। ठीक है, जो बाकू है वो अजरबैजान के अंदर है, तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड सही हो गए। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। विद रेफरेंस ऑफ द वेदरिंग प्रोसेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट हेल्प्स इन फास्टिंग द इरोजन प्रोसेस, सही है। इट हैज़ नो रोल इन फॉर्मेशन ऑफ सोइल, गलत है, सोइल बनती है इससे। इट हेल्प द इंक्रीजमेंट ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ सर्टेन वैल्यूएबल ओर्स, तो 1 और 3 आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। सरगासो सी के बारे में। इट हैज़ नो लैंड बाउंड्रीज, बिल्कुल सही है। इट इज़ नोन एज सरगासम सी वीड, ये 1 और 2 दोनों सही है। सरगासम क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर है, विच इज़ बाउंडेड बाय द 4 करंट फॉर्मिंग द ओशन ग्रे। अनलाइक द अदर रीजन इट इज कॉल्ड सी, इट हैज़ नो लैंड बाउंड्रीज। इट इज़ बाउंडेड बाय द वेस्ट बाय द गल्फ, नॉर्थ बाय द नॉर्थ अटलांटिक सी, ईस्ट बाय द कैनरी करंट। ये 4 करंट से मिलकर बना होता है सरगोसा सी, नॉर्थ अटलांटिका के अंदर, तो पहला हमारा सही है। ठीक है, चलिए, तो 1 और 2 दोनों सही हो गए। 74 चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर क्लेम टेरिटरी राइट ओवर द सनकाकू आइसलैंड। सनकाकू आइसलैंड पे कौन कौन कहते हैं, हमारा जापान और चाइना, सनकाकू आइसलैंड को। ठीक है, ये एक तरह का डिस्प्यूट लैंड भी है, इसको हम डिओयो आइसलैंड बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ द पोर्ट ऑफ कॉल, इनमें से पोर्ट ऑफ कॉल का एग्जाम्पल कौन सा। आंसर है 1, 2, 3। एडिन, होनोलुलु और सिंगापुर को हम पोर्ट ऑफ कॉल कहते हैं। अब पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है, पोर्ट ऑफ कॉल आर द पोर्ट्स which originally developed as coaling ports on main sea route, where ships used to anchor for refueling, watering, taking food items. Later on they are deployed into the commercial port. तो एडेन, होनोलुलु और सिंगापुर आर द गुड एग्जाम्पल फॉर डैट। ये एक ऐसा पोर्ट होता है जहाँ पर एक कॉलिंग पॉइंट है एक तरह से, मतलब अगर वहाँ पे सी रूट्स में अगर कोई दिक्कत आ रही है, उनको रिफ्यूल चाहिए, वाटर चाहिए, खाना चाहिए, तो यहाँ पर ही रुकते हैं। इन्हें कहते हैं हम पोर्ट्स ऑफ कॉल। So 75 क्वेश्चन हो गए। थैंक यू फॉर द वॉच। दिस इज टेस्ट नंबर 5। वी हैव डिस्कस 1 to 75 क्वेश्चन। एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, तो मैं काफ़ी टाइम से वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा था, उसके लिए सॉरी। चले 76 क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है हमारे पास पनामा कैनाल। पनामा कैनाल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से बीच में जोड़ती है पैन कैनाल को। ठीक है, तो पैनाल कैनाल किसको जोड़ती है, अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन जोड़ती है। ठीक है, स्वेज कैनाल किसे जोड़ती है, मेडिटेरियन सी और डेड सी को। ये दोनों के दोनों सही हैं, ये आपको साथ हैं, इनको याद करना चाहिए। मैं आपको स्टैटिक क्वेश्चन में कराऊंगा इसके बारे में। तो 1 और 2 दोनों हो गए, 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका सी। 77 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ बिलोंग टू द क्वार्टरली एक्टिविटीज़ इन द सर्विस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। देखो कई तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। फर्स्ट वाली एक्टिविटी में क्या होता है कि जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे ना कोई, जैसे हमने कोई खेती करी, एग्रीकल्चर करा, अब जो एग्रीकल्चर हुआ उसका हमने यूज़ करके हमने उसके अंदर कुछ रोटी बनाई या फिर कुछ बनाया, तो वो सेकेंडरी में आ गया। टर्शरी के अंदर सर्विसेज होती हैं, क्वार्टरली के अंदर होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो आंसर हो गया 3 रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड 1 देखो मेडिकल टूरिज़्म है, वो आएगा आपका टर्शरी के अंदर आएगा।
इसलिए आपका आंसर 1 और 3 इसका अंदर होगा, क्योंकि क्वार्टरली के अंदर आपका रिसर्च डेवलपमेंट के अंदर आता है और इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं हाई लेवल की। तो इन्फॉर्मेशन जनरल शेयरिंग एंड रिसर्च डेवलपमेंट, तो 1 और 3। अच्छा, क्वार्टरली के आगे जो क्वाइनरी होता है 5th वाली, उसमें क्या होता है, उसके अंदर हाई डिसीजन होते हैं, हाई डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, तो 5th हो गया। तो उसका आंसर 1 और 3 हुआ, ठीक है, बी आंसर हो गया। 78 पे चलते हैं। द फेमस रूल कोल फील्ड कहाँ पर, ये मैंने आपको स्टैटिक क्वेश्चन में भी कराया था, जर्मनी के अंदर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। 78 का आंसर है डी। चलो क्वेश्चन 79, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी रेफर द वेरिएशन ऑफ जीन विद स्पेसिफिसिस, ये मैंने बताया था आपको स्टैटिक क्वेश्चन में भी, ये बिल्कुल सही आंसर है। सेकंड है हमारे पास डिफरेंट ह्यूमन रेसेस आर एग्जांपल ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटी, सिंपल 1 और 2 बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो गई, दोनों क्वेश्चन सही हो गए 1 और 2, ठीक है, सी। 80 पे चलते हैं। द कन्वेंशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी वाज साइंड एट द अर्थ समिति हेल्ड एट रायो डी ब्राज़ील इन 1992, बिल्कुल सही है, 1992 के अंदर अर्थ समिति हुई थी जिसके अंदर कन्वर्शन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जिसे COB कहते हैं, वो हुआ था, सही है। ये किसके लिए होता है, रेड लिस्ट इन थ्रेटन्ड स्पीसीज। थ्रेटन्ड स्पीसीज मतलब क्या है, जो लुप्त होने वाली हैं या लुप्त होने की जिनकी आकांक्षा है। तो 1 और 2 दोनों सही हो गए, 80 का आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 81 पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू द मिसलेस, जो बीमारी थी, जैसे कोरोना चलना ना, ऐसे मीसल्स हुआ था बहुत पहले, बहुत खतरनाक बीमारी थी और ये होती थी वायरस के थ्रू। तो पढ़ते हैं, इट इज़ हाईली कंटेजियस बैक्टीरिया डिसीज, नहीं वायरस डिसीज है, तो फर्स्ट गलत हो गया। इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय द ड्रॉपलेट फ्रॉम द नॉइज माउथ थ्रोट एंड इन्फेक्टेड पीपल्स, ये भी सही है। रिसेंटली इंडिया इज डिक्लेयर्ड मिसेल्स फ्री, नहीं अभी इंडिया ने डिक्लेयर नहीं करा है, अभी इंडिया के अंदर बहुत सारे केसेस हैं। तो अगर देखो तो आपका सेकंड सही है, सिर्फ 81 का आंसर, ठीक है, सेकंड। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 82 पे। द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरलिज्म ऑफ द इंडिया, जिसे हम ट्रिफ्ट कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आ चुका है यूपीएससी के अंदर। इट इज़ अ नेशनल लेवल अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, सही है। इट गिवन द हैंडलूम डेवलपमेंट ट्रेनिंग फॉर ट्राइबल पीपल्स, ये भी सही है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेफेड इज सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल पीपल्स इन कंट्री बाय द वे मेकिंग डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल प्रोडक्ट्स, सही है। इसमें क्या करते हैं, जिसमें क्या होता है, जो पीपल्स होते हैं वहाँ के, वो कोई सामान बनाते हैं और वो बेचा जाता है ये पूरी इंडिया के अंदर, ताकि उनको इनकम जनरेट हो और उनका एक सोर्स ऑफ इनकम बने, ठीक है। ये सब करता है हमारे पास कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेट फेडरेशन ऑफ द इंडिया। तो 1 और 2 3 तीनों आंसर सही हैं इसके, बी आंसर हो गया। 85 पे चलते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिकल कोऑपरेटिव एंड डेवलपमेंट इज इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स बिल्ड बेटर पॉलिसी फॉर बेटर लिव्स, ये सही है, पर नॉन गवर्नमेंट नहीं, ये इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, NGO नहीं है, एक तरह की इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो फर्स्ट हमारा गलत हो गया। मोस्ट OECD, इसमें 33 मेंबर 33 मेंबर्स हैं कंट्री के अंदर। मोस्ट OECD कंट्री मेंबर्स आर हाईली इनकम वेरी विद वेरी हाई डेवलपमेंट इंडेक्स, सही है, ये भी सही है। थर्ड हमारे पास रिसेंटली इंडिया बिकम द मेंबर ऑफ द OECD, नहीं इंडिया इसका मेंबर नहीं है, तो अगर आप देखोगे तो आंसर इसका सेकंड होगा, ठीक है। तो 83 का आंसर है सेकंड। 84 पे चलते हैं। मुख्यदेता प्रोजेक्ट हमारा कावेरी रिवर है, कहाँ, उड़ीसा के अंदर, ये सही है। अच्छा, मुला पेरियार डैम पे लोकेटेड तमिलनाडु, नहीं केरला के अंदर है। जो सेकंड हमारे पास केरला के अंदर है, मुलु पेरियार डैम जो है केरला के अंदर, ना कि तमिलनाडु के अंदर है। तो 84 का आंसर हो गया 1। 85 पे चलते हैं। इट इज़ अ टेम्परेरी ट्रेवल्स डॉक्यूमेंट विच इज़ पॉजिटेड बाय द इंडियन सिटीजन टू एंटर द प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये सही है, सही है। ये नॉर्थ ईस्ट काउंसिल इशू IPL, नहीं ILP जो है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल इशू नहीं करता इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये गलत है। तो ILP इज एप्लीकेबल टू द स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न एक्सेप्ट त्रिपुरा and असम, ये गलत है, सबके लिए इशू है। तो 1 सही है सिर्फ ओनली, 85 का आंसर है 1, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। वेलकम टू ऑल इंडियन सेट ऐसे, दिस इज टेस्ट नंबर 5। वी हैव डिस्कस ऑलरेडी 1 to 85 क्वेश्चन, दिस इज 86 क्वेश्चन। विच ऑफ फॉलोइंग इज नेसेसरी चेंज ब्रॉट इन जम्मू कश्मीर
आफ्टर स्क्रैपिंग आर्टिकल 370 एंड 35A। 370 और 35A आर्टिकल ख़त्म करने के बाद जम्मू कश्मीर पे क्या फ़र्क पड़ा है? फर्स्ट है हमारे पास, द पीपल्स फ्रॉम आउटसाइड जम्मू कश्मीर वर एबल टू बाय प्रॉपर्टी इन स्टेट एंड सेटल दैम। तो सही है कि वहाँ पर कि बाहर के जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और वहाँ पर सेटल हो सकते हैं। सही है। दूसरा हमारे पास दिया हुआ उन्होंने, सेंट्रल लॉज विल ऑटोमेटिकली अप्लाई टू स्टेट। सही है ये भी। अभी क्या हो गया है, जब 370 आर्टिकल और 35A हट गया है तो वहाँ पर जो बाहर के लोग हैं, मतलब बाहर के स्टेट के लोग हैं जम्मू कश्मीर के, वो वहाँ पे रह सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि सेंटर के लोग वहाँ पे एप्लीकेबल है। तीसरी बात, पंचायत राज भी वहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। फोर्थ बात, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जो सेशन होता था वहाँ पर लेजिस्लेचर का, वो पहले 6 साल होता था, अब वो 5 साल का हो जाएगा। अब ये पूरा प्रेसिडेंट रूल लगेगा, यहाँ पर सब कुछ लग सकता है। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों सही होगा। इसका आंसर सी ऑप्शन है इसका। ये इसका डायग्राम है, पढ़ सकते हो। और हाँ, दो वहाँ पे इलेक्शन एवरी 5 ईयर होगा। सेंटर कैन डिक्लेयर द फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 360। और इसमें यहाँ पे जो उनका जो फ्लैग होता था वो अलग होता था, अब फ्लैग ऐसा नहीं होगा, अब एक ही फ्लैग होगा। नो सेपरेट लॉज फॉर जम्मू कश्मीर, सेंट्रल लॉ विल एप्लीकेबल, नो ड्यूअल सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजन फ्रॉम द अदर साइड कैन बाय एंड प्रॉपर्टीज एंड सेटल दैम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। नेविगेशन सैटेलाइट और डेवलप्ड बाय, ये लगाया है, मैचिंग करना है। फर्स्ट है हमारे पास गैलीलियो जो वेबसाइट, जो गैलीलियो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है वो यूरोपियन का है और सबसे बड़ा है, 32 है सैटेलाइट इसके अंदर। तो फर्स्ट हमारा सही है। गैलोनेसा रशिया का, ये भी सही है। क्वासी जेनिथ जो है हमारा साउथ कोरिया का नहीं है। ठीक है, तो आंसर थर्ड हमारा गलत हो गया, 1 और 2 है। अगर आप इसका देखोगे फिगर तो ये जो क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम है वो जापान का है। IRNSS ये है, और नेविक ये किसका है? इंडिया का, याद कर लो। GPS हमारा किसका है? USA का है। गैलीलियो यूरोपियन का है। IRNSS और नेविक हमारे कहाँ? इंडिया का है। और कोई भी जेनिथ सैटेलाइट किसकी है? जापान की है। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन, चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन। सही है हमारा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन भी लगाते हैं। ठीक है, एनिमल को भी लगाते हैं इसको, जो वो दूध नहीं देती गाय या भैंस। ऑक्सीटोसिन इज यूज टू इंक्रीज द साइज ऑफ वेजिटेबल सच एज द पम्पकिन। सही है हमारे पास। ये भी है कि जो पहले आपने देखा गोभी जो बहुत बड़ी बड़ी जाती हैं, वो एक्चुअली क्या इसके अंदर इंजेक्शन लगा के छोटी को रात को तक, वो एक ही दिन के अंदर कुछ घंटों के अंदर वो छोटी सी गोभी बड़ी बन जाती है। उसके अंदर भी ऑक्सीटोसिन का एंजाइम लगाते हैं। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर बैंड द इम्पोर्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड इट इज़ फॉर्मुलेशन। कह रहे कुछ टाइम पहले इस पर बैन लगा दिया गया है। ये 1, 2, 3 तीनों सही है हमारे। अच्छा, ये जो ऑक्सीटोसिन है ये हेल्थ के ऊपर हार्मफुल है। ठीक है, इसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको बैन कर दिया इंपोर्ट करने के लिए। तो 1, 2, 3 तीनों आंसर है, इसका आंसर डी। अगर आप ये देखो 89 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के अंदर क्या कहा है कि इंडिया, ईरान, अजरबैजान और रशिया एज अ फाउंडर मेंबर है। देखो, इंडिया का फाउंडर मेंबर है, ईरान भी है, रशिया भी है। अजरबैजान जो है ये कंट्री, ये इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है, तो इसका आंसर फर्स्ट तो गलत ही हो गया। सेकंड पे चलते हैं। द कॉरिडोर कनेक्ट इंडियन ओशन एंड पैसिफिक गल्फ टू कैस्पियन सी वाया ईरान एंड देन कनेक्टेड नॉर्थ यूरोप वाया रशिया। ये सही है, तो 2 सेकंड सही है, फर्स्ट में गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तुर्की इज ओनली कंट्री शेयर द बाउंड्री ऑफ ईरान एंड इराक। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और ये पता नहीं हर साल ही हर पेपर में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। ये जो इसका मैप है इसको आप देख लो अच्छी तरह से कि किसका ईरान और इराक और तुर्की के जो बॉर्डर है कैसे मैच करती है। घोटा साइट इज लोकेटेड इन इराक, सीरिया के अंदर है, तो सेकंड गलत हो गया, फर्स्ट हमारा सही है। इस मैप को ना अच्छे से समझ लो कि कौन सा इराक है, कहाँ ईरान है, कहाँ पे तुर्की है, कहाँ पे क्या है, ये बहुत पेपर में आता है। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीट वंस अ ईयर, सही है। कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 21 सेपरेट स्टेट्स पार्टीज टू कन्वेंशन इलेक्टेड बाय देयर जनरल असेंबली। ये बिल्कुल सही है। अच्छा, इस क्वेश्चन में गलत क्या है कि 1 और 2 ऑप्शन दोनों सेम दिए हैं, तो मतलब 1 भी सही है, सेकंड भी सही है, तो आप सेकंड को हटा दो तो 1 और 3 इसका आंसर होगा। इट हैज़ अ फाइनल से ऑन वेदर द प्रॉपर्टी इज इंस्क्राइब्ड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये सही है, तो प्रॉपर्टी को भी इसका
इंस्क्रिप्ट किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। लिस्ट में अंदर है ना कि हमारा भाई जैसे ताजमहल है, लाल किला है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। तो 1 एंड 3 इसका आंसर होगा, क्योंकि सेकंड को हटा दो, क्योंकि सेकंड तो सेम ही है 1 एंड 2 का, तो आंसर 1 एंड 3 होगा इसका, डी। आप क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे ICJ कहते हैं। इट वाज स्टेबलाइज्ड इन जून 1920, गलत है, 1920 नहीं है, 1940 है, 1940 में हुआ था ये, 1920 में नहीं है। बाय द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड बिगेन टू वर्क इन अप्रैल 1921, गलत है, ये भी 1940 है, तो फर्स्ट तो गलत हो गया, 1940 है इसका आंसर। दूसरा क्या है, द सीट ऑफ द कोर्ट इज प्लेस्ड इन द हैगो, ये बिल्कुल सही है। देयर इज इट हैज़ नो जुरिडिक्शन टू डील द एप्लीकेशन फ्रॉम इंडिविजुअल एंड NGO एंड प्राइवेट ग्रुप, ये भी सही है। इसमें ना इंडिविजुअल नहीं कर सकते, इसमें जैसे दो पार्टी के बीच में पंगे हैं या कोई लड़ाई, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेके है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर मुद्दा है, तो वो 2 ही जाएगा, ये नहीं कि अकेला पहुंच गया आदमी, ठीक है। तो 1 एंड 3 इसका, 2 एंड 3 इसका आंसर होगा। अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ फॉलोइंग वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क आर लोकेटेड इन असम, इनमें से कौन से असम के अंदर है। देखो, कमारी नेशनल पार्क असम के अंदर है, काजीरंगा असम के अंदर है, गोरुमोना नेशनल पार्क जो है ये वेस्ट बंगाल के अंदर है, और फोर्थ भी पोबिता नेशनल वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये भी ठीक है, पोबितोरा। तो 1 एंड 2 एंड 4 इसका आंसर होगा। सेकंड को थर्ड जो है गोरुमारा, वो हमारे पास वेस्ट बंगाल के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 94, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ड्राफ्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। डाउट मैनेजमेंट, देयर इज नो सिंगल लीगल एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ डाउट इन इंडिया, सही है, ठीक है। डाउट विल फॉल अंडर डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर एज डिफाइंड एज डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ये भी सही है। स्टेट गवर्नमेंट इज फाइनल अथॉरिटी विल कम टू डिक्लेयर द रीजन इज ड्राफ्ट इफेक्टिव, तो 1 2 3 तीनों सही आंसर है, ठीक है। फिजिकल मॉनिटरी पॉलिसी कौन बनाता है, ये तो पता ही है आपको, IMF बनाता है, कोई बात नहीं। अच्छा, इसके अंदर ये चीज़ अच्छी है, ये इसमें इसे याद कर सकते हो आप कि IMF के पब्लिकेशन कौन कौन से, पेपर में आ चुका क्वेश्चन है ये। पहला, UPSC के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है, IMF निकालता है। ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट कौन निकालता है, IMF निकालता है। फिजिकल मॉनिटर कौन निकालता है, IMF निकालता है। रीजनल इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्ट कौन निकालता है, IMF निकालता है। फाइनेंशियल डेवलपमेंट कौन निकालता है, IMF निकालता है। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है हमारे पास कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन, CAC इज इंटर गवर्नमेंट बॉडी with more than 180 members, सही है। It is jointly established by the Food and Agriculture Organization of FAO and WHO World Health Organization in 1990, तो 1 and 2 दोनों सही हैं। थर्ड पे चलते हैं। कोडेक्स एलिमेंट्रीज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एज ए इंटरनेशनल रेफरेंस पॉइंट फॉर रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट कंसर्निंग फूड सिक्योरिटी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। 1 2 3 आंसर बिल्कुल सही है। आपको CAC के बारे में 3 पॉइंट हमेशा याद होने चाहिए जो लिखे हैं, तो 1 2 3 आंसर होगा इसका, ठीक है। इसका शायद इसका सेकंड गलत है, इसका D बता रहे हैं इसका आंसर। हाँ, इसका सॉरी, इसके अंदर जो 1990 है ना, ये 1960 है, तो सेकंड हमारा गलत है। तो फर्स्ट थर्ड ये सही है, मैं जरा ईयर नहीं पढ़ा था इसके अंदर, तो 1960 के अंदर हुआ था, ना कि 1990 के अंदर। वैसे जो स्टेटमेंट है वो सारा सही है, तो 1 and 3 सही है। अगर दूसरे के अंदर 1990 की जगह 1960 होता तो थर्ड भी सही होता, तो उसको याद कर लेना। तो 96 इसका आंसर हुआ D। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। इट स्टेबलाइज इन 2001 बाय शेयर्ड पार्टनर बिटवीन इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोलॉजिकल प्रोग्राम IGBP एंड इंटरनेशनल ह्यूमन डायमेंशन प्रोग्राम ऑन ग्लोबल एनवायरनमेंट चेंज IHDP एंड अदर, सही है, ठीक है जी। इट इज़ फॉर्म्ड टू वर्क विद इंटरनेशनल साइंस कम्युनिटी टू स्टेबलाइज कॉमन म्यूचुअल एग्रीमेंट नॉलेज बेस्ड टू सपोर्ट पॉलिसी डिबेट एंड एक्शन टू स्लो डाउन एंड अल्टीमेटली स्टॉप इंक्रीजिंग द ग्रीन हाउस गैसेज इन एटमोसफेयर। 1 2 2 सही है, तो इसका आंसर होगा सी। अच्छा, सेकंड फर्स्ट पे चलते हैं। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में चलते हैं, JBNF के बारे में। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इज अ फार्मिंग प्रैक्टिस दैट बिलीव द नेचुरल ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स विदाउट एडिंग एनी फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड और एनी फॉरेन एलिमेंट, बिल्कुल सही। कि IGNF का मतलब क्या है कि फार्मिंग करोगे तो आप कुछ नया एडिशन नहीं डालोगे, ना फर्टिलाइजर डालोगे, ना उसके अंदर कोई फॉरेन एलिमेंट डालोगे, सही है। द वर्ल्ड जीरो बजट रिफरेंस टू जीरो नेट प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल क्रॉप, सही है। द फादर ऑफ JBNF इज MS स्वामीनाथ, ये गलत है। MS स्वामीनाथ ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर है। इनके फादर हैं, इनका नाम है सुभाष पालेकर, याद कर लो। द फादर ऑफ JBNF का नाम क्या है, सुभाष पालेकर, तो उसकी वजह से आंसर 1 and 2 हुआ, थर्ड गलत हुआ। 99 क्वेश्चन पे चलते हैं।
मध्य प्रदेश, ये है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के बारे में 2018। मध्य प्रदेश स्टेट इज हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर इन स्टेट फॉलोड बाय कर्नाटका। बिल्कुल सही है, मैंने आपको कल ही बताया था कि टाइगर स्टेट कौन सा है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। इट इंडिया कंडक्ट ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन एवरी 5 ईयर। गलत है, 4 ईयर, हर 4 साल के बाद होती है। पंच सेंचुरी एंड पेरियार सेंचुरी इमर्ज्ड एज बेस्ट इमर्ज्ड टाइगर रिजर्व इन कंट्री। सही है, तो फर्स्ट एंड थर्ड इसका आंसर हो गया। इमर्ज्ड है मतलब इमर्ज है, सबसे सही चल रहा है। हाँ तो आ जाओ, ये होप स्पोर्ट्स के बारे में बात चल रही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द होप स्पोर्ट्स। पहला, अंडमान निकोबार आइसलैंड एंड लक्षद्वीप आइसलैंड आर फर्स्ट टू इंडिया टू मेक इट लिस्ट ग्लोबल होप स्पोर्ट्स। बिल्कुल सही है हमारे पास। अच्छा, सेकंड हमारे पास ए होप स्पोर्ट्स इज अ एरिया ऑफ द ओशन दैट नीड्स स्पेशल प्रोटेक्शन बिकॉज ऑफ इट इज़ वाइल्ड लाइफ सिग्निफिकेंट अंडर वाटर हैबिट्स। बिल्कुल सही है। हॉटस्पॉट का मतलब क्या है कि ओशन के अंदर जितने भी प्रोटेक्शन है स्पेस को प्रोटेक्शन करना, वाइल्ड लाइफ को, और अंडर वाटर जो हैबिटेट्स हैं। ठीक है, अंडमान और लक्षद्वीप के अंदर इसको फर्स्ट बनाया गया इंडिया के अंदर। पहला हमारे पास होप स्पॉट बनाया गया, ग्लोबल होप स्पॉट कहाँ पर बनाया गया? अंडमान निकोबार और आइसलैंड के अंदर। अच्छा, बनाता कौन है? IUCN बनाता है। अभी देखते हैं। दे आर डिक्लेयर्ड बाय इंटर गवर्नमेंट ओशनग्राफी कमीशन। गलत है, IOC नहीं है, ये है। अगर आप देखोगे तो सम ऑफ एरियाज इसके अंदर IUCN है। देर इज 18, यहाँ पढ़ो आप, तो थर्ड तो गलत ही हो गया क्योंकि ये IUCN बनाता है। द टू ग्रुप ऑफ आइसलैंड कंसिडर एक्सट्रीमली रिच इन मिनरल डायवर्सिटी आर फर्स्ट प्लेस इन इंडिया। दे हैव एडेड लिस्ट 50 ग्लोबल होप स्पॉट्स। आइदर 13 hope spots had been identified around the world. Additionally, 31 hope spots are released by IUCN। मिशन ब्लू के नाम से है ये, मिशन ब्लू और IUCN के नाम से। तो आंसर उसका फर्स्ट एंड सेकंड हुआ, थर्ड तो गलत ही है। इट इज़ डिक्लेयर बाय द IUCN अंडर द मिशन ब्लू। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड हुआ इसका आंसर। तो इंडिया में कहाँ पर? इंडिया में अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप है। तो 100 क्वेश्चन आपके साथ हो चुके हैं बच्चों। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।